अभी तक मैं लगभग 45 अच्छा फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा कर चुका हूँ चाइना में। अच्छा अच्छा और उसमें 2 हॉलीवुड फिल्म भी है। क्योंकि मैं उत्तराखंड में टिहरी जिले हाँ का रहने वाला हूँ। पहले मैं दूध की डेयरी में काम कर रहा था। मैं साइकिल पे मोटरसाइकिल पे दूध बेचा था। ब्रूस ली मेरे को लेके गया चाइना, तो मैं काफी इंस्पायर हुआ। एक्चुअली उसकी एक फिल्म है द ड्रैगन, जो कि उसकी ट्रू लाइफ पे बेस्ड है। तो 2005 में हम लोग हांगकांग से चाइना, तो वहाँ जाने के बाद तो आंखें खुली की खुली रही। मेरा पहला जॉब था एज ए वेटर, 10,000 रुपए तनख्वाह थी। फिर 2010 में अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर बन गया और वहाँ मेरी तनख्वाह थी लगभग 4 लाख रुपए। क्योंकि जो मास्टर स्वनचांग थे, हम उसको रूशियन बोलते हैं, जो 1300 साल पहले वहां से चल के नालंदा आया था पैदल। बिजनेस करने का जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है ना, ऑनलाइन तो है, फॉर्मेट में है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर ये हो जाए तो मैं बता रहा हूँ भारत बहुत आगे है। नमस्कार, मैं अरुण डबराल बी मित्र पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं देव रतुड़ी जी, जो एक सेलिब्रिटी हैं और उत्तराखंड में इनको चाइना वाले रतुड़ी जी के नाम से जाना जाता है। तो वेलकम मिस्टर देव रतुड़ी जी। नमस्कार। शुरू करते हैं आपके साथ पॉडकास्ट, मतलब डिस्कशन कई चीज़ों पे। तो जो हमारा टोटल पॉडकास्ट का जो थीम होगी, उसके अंदर हम कुछ उसको लेके चलेंगे मेन्यू को, कि उसमें हम आपके इंट्रोडक्शन अबाउट आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके बिजनेस स्ट्रक्चरिंग कैसी है, आप चाइना में बिजनेस करते हैं तो चाइना का कल्चर, चाइना कैसा है। इसके अलावा हम लोग ये उत्तराखंड से आप बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड के बारे में बात करेंगे, कुछ आपके फ्यूचरिस्टिक प्लान्स पे डिस्कशन करेंगे, आपके फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, और बिजनेस डिफरेंस, इंडिया और चाइना के बिजनेस में क्या डिफरेंसेज है, चाइनीज लोगों का माइंडसेट और इंडियन लोगों के माइंडसेट पे कुछ डिस्कशन करेंगे, और आपके इन फ्यूचरिस्टिक उत्तराखंड के लिए क्या प्लान्स हैं और इंडिया में क्या प्लान्स हैं, और थोड़ा बहुत हम बी मित्र भी डिस्कसन करेंगे। तो ये टोटल हमारे डिस्कशन के पॉइंट्स होंगे। तो शुरू करते हैं। रतुड़ी जी, थोड़ा बहुत अपने बारे में बताइए, कैसे आप चाइना पहुंचे, क्या आपकी अपब्रिंगिंग रही, आप उत्तराखंड से रहने वाले, तो क्या किस तरह से हो रहा? देखिए, मैं उत्तराखंड में टिहरी जिले हाँ, का रहने वाला हूँ। हाई स्कूल तक पढ़ाई करी। अच्छा, उसके बाद कंटिन्यू पढ़ना चाहता था, लेकिन उस टाइम हमारे दौर में काफ़ी गरीबी ऐसी थी कि हम लोग पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। तो मैं 1995 में मैं दिल्ली आ गया था। अच्छा, तो 1995 से 2005 तक मैं दिल्ली में था। अच्छा, तो इस दौरान क्या हुआ कि बीच में मुझे ब्रूस ली की बहुत सारी फिल्म देखने का मौका मिला। अच्छा, तो ब्रूस ली मेरे को लेके गया चाइना। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। एक्चुअली उसकी एक फिल्म है द ड्रैगन, जो कि उसकी ट्रू लाइफ पे बेस्ड है। अच्छा, ड्रैगन उनकी ट्रू लाइफ। हाँ, तो उससे क्या होता है कि वो बंदा हांगकांग से किस तरह से उसके फादर उसको यूएस भेजते हैं, वहाँ वो एक रेस्टोरेंट में जाके बर्तन साफ करता है, फिर अपने मार्शल आर्ट से धीरे धीरे सब बाकी कहानी सबको पता है, हाउ ही बिकम द लीजेंड। तो मुझे लगा यार, जब ब्रूस ली कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। ओके। तो वहां से क्या हुआ कि मैं दिल्ली में अच्छा खासा काम कर रहा था। पहले मैं दूध की डेयरी में काम कर रहा था। मैं साइकिल पे मोटरसाइकिल पे दूध बेचा था, कापासड़ा, गुड़गांव वगैरह एरिया में। फिर उसके बाद मैं एक बिल्डर के पास लग गया। तो बिल्डर के साथ हमारे जो है बहुत सारे ट्रक्स वगैरह होते थे। तो हम लोग पपन कला उस टाइम बन रहा था, पपन कला, रोहिणी, बहुत सारी जगग, गुड़गांव वगैरह, डीएलएफ वगैरह, हम उसमें माल वगैरह भेजते थे। वहां काम करा। उसके बाद फिर बीच में 1997 में पुनीत सर जी एक टीवी ड्रामा बना रहे थे बम्बई में, हिंदुस्तानी। अच्छा, उस टीवी ड्रामा को देख के मैंने देखा वो जो देशभक्ति मेरी भी जाग गई। अच्छा। तो मैं दिल्ली से भाग के बम्बई चला गया हीरो बनने। तो मैं उनके साथ लगभग पुनीत जी के साथ में रहा लगभग 6-7 महीने। अच्छा। और फाइनली एक दिन मैंने बोला, मैं कहा सर, मैं डेली वहाँ से एक तारदेव जगह से वहाँ से मैं जाता था उनके ऑफिस में, उनके स्टूडियो में। फिर वहाँ से बस में बैठ के जहाँ जहाँ शूटिंग होती थी वहाँ जाता था। मैं कहा मेरे जूते चप्पल घिस गए, अभी मौका दो। अच्छा। तो उसमें एक छोटा सा रोल था, डायलॉग था। उन्होंने कहा कि ठीक है, 6-7 महीने हो गए तेरे को। ये डायलॉग दारा सिंह जी के जो लड़के बिंदु, उनका था, उन्होंने बोल दिया था। उसके बाद मेरे को बोलना था। अच्छा। तो मैं कहा ठीक है, मैंने याद कर लिया। मैं कहा यार फाइनली मौका मिल गया। कैमरा, एक्शन, लाइट वगैरह लगा के, और मैं जैसे खड़ा हुआ, मेरे से एक शब्द नहीं बोला गया। अच्छा। मेरे पैर कांपने लगे। हाँ, मैं कह रही तो द एंड हो गया। कह रहा आज के बाद मत बोलना। तो फिर खैर मैं वहां पर, अच्छी चीज ये हुई बम्बई जाने का फायदा ये हुआ कि मैंने वहां पर मार्शल आर्ट सीखा। अच्छा। तो मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। अच्छा, ब्राउन बेल्ट। फिर आके मैं दिल्ली में मैंने कापासड़ा में 1.5 साल तक मार्शल आर्ट स्कूल भी चलाया। अच्छा। फिर मन नहीं लगा यार कि नहीं, कुछ तो कमी है, क्योंकि ब्रूस ली की फिल्म देखने के बाद किसी स्कूल में नहीं, मैं नहीं चलाया। अच्छा, मैंने खुद, मैंने खोला यहाँ पे कापासड़ा में। उसी जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे नागेश विष्णु कोंकाटे, वो 3rd एंड ब्लैक बेल्ट है। तो उन्होंने बोला यार तो ब्लैक बेल्ट होने वाला था मैं ऑलमोस्ट,
एग्जाम नहीं दिया था मैंने उसका, तो अपना स्कूल खोल ले। खोला मैंने, यहाँ पर बच्चे ट्रेन करे कापासड़ा में लगभग 1.5-2 साल, और पर वो मन नहीं लग रहा, मन में था नहीं यार अभी कुछ कमियां हैं। तो फिर मैं चाइना जाता हूँ। अच्छा, मैं आपको बीच में टोकता हूँ। हाँ। जो लोग बच्चे मार्शल आर्ट सीखते हैं, लोग इसको एज ए स्पोर्ट्स सीखते हैं या सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं? क्या आपका क्या एक्सपीरियंस था इस बारे में? नहीं, सेल्फ डिफेंस तो है ही, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स इसको मेरा प्लान तो ये था। अच्छा, अब बच्चे किस लिए आते थे? बच्चे भी इसीलिए आते थे। अच्छा, ताकि आधा से उसमें सेल्फ डिफेंस वाले होते थे, आधा ये थे कि चलो मैं एक मार्शल आर्ट का एक टीचर बन जाऊंगा। उस टाइम बड़ा चलन था, बिल्कुल ब्रूस ली की फिल्म का हमारी जगह जगह घर में पोस्टर वगैरह होते थे। अच्छा, उनके अलग अलग लाइक उसके सीन। उन्होंने बहुत कम एज में बहुत सारी चीज अचीव कर रही ब्रूस ली ने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा, बेसिकली जो मेरे को आइडिया था कि लोग सेल्फ डिफेंस के लिए सीखते हैं, क्योंकि मार्शल आर्ट इंडिया में बहुत बच्चे सीखते हैं। जब भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती तो बच्चे स्कूल जाके मार्शल आर्ट सीखते हैं। लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ये स्पोर्ट्स इतना ज्यादा बढ़ क्यों नहीं पाया इंडिया में। हाँ, इंडिया में उतना नहीं बढ़ पाया, लेकिन है काफी स्तर तक है अभी। और हम लोगों ने भी बम्बई में हो गया, गुड़गांव में हो गया, दिल्ली में काफी फाइटें कराई। मैं अपने स्टूडेंटों को लेके गया, मैंने खुद भी काफी फाइट करी, काफी मेडल भी मिले। अब तो बेल्ट तो नहीं रहा, अब तो ब्राउन ही रह गया। फिर क्या हुआ कि 2005 में हमारे एक पड़ोसी थे, तो मेरा चाइना का बड़ा भूत था। मैं हमेशा उससे बात करता है यार चाइना जाना है, चाइना जाना है। तो उसने बोला यार मेरा एक दोस्त है चाइना में और उसका एक रेस्टोरेंट है चाइना में। अच्छा, कहीं संजन में, तो तू वहां चला जा, मैं तेरे को उससे मिलाता हूँ। तो खैर उससे मुलाकात हुई पंडारा रोड पे, और उन्होंने कहा कि बेटा काम करा रेस्टोरेंट में। मैं कहा सर काम तो नहीं करा, लेकिन मैं कर लूंगा। तो मैं उस टाइम टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेता था। अच्छा, तो मैं अंग्रेजी में उनसे, और उनको उतनी अंग्रेजी आती नहीं थी। अच्छा, तो कह रहे यार लड़का तेज, क्योंकि मैं अपनी मोटरसाइकिल होती थी मेरे, उस पर गया था मैं, कि 2-3 महीना तेरे को काम सीखना पड़ेगा। काम सीखा 2-3 महीना, और उन्होंने जो है टूरिस्ट वीजा लगा के हमको चाइना भेज दिया। तो हमें उस टाइम आइडिया भी नहीं था कि टूरिस्ट वीजा होता है, बिजनेस वीजा होता है, वर्क वीजा होता है काम करने के लिए। हम पहुंच गए हांगकांग, लेकिन हांगकांग जाने से पहले मेरे 2-3 दोस्त थे यहाँ जिन्होंने डरा दिया। अबे साले वहां तो वो लोग भूखे मर रहे हैं, तो वहां जाके क्या करेगा? चाइना में मतलब नहीं, इंडियन दोस्त हैं जिन्होंने मुझे यही डरा दिया था। अच्छा, कि चाइना जाके क्या करेगा, वहां तो खुद लोग भूखे मर रहे हैं, वहां जाके तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, वहां मत जा। अच्छा, मैं कहा नहीं, मेरे को तो बहुत सवार था। ब्रूस ली का मैं क्या दिन में काम करूंगा, रात को मार्शल आर्ट सीख जाऊंगा, इस तरह से चल जाएगी गाड़ी। तो 2005 में हम लोग हांगकांग से चाइना, तो वहां जाने के बाद तो आंखें खुली की खुली रहेगी। फिल्म में देख रहे थे ना ब्रूस ली की फिल्म में, छोटी हाइट, छोटी छोटी आंखें, डेवलप नहीं हो रखा है। वहां आप जाओ तो लगता है कि बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं आप। अच्छा, उस लेवल का डेवलपमेंट 2005 में। तो संजन में, चाइना संजन में मेरा पहला जॉब था एज ए वेटर। अच्छा, 2005 में 10,000 रुपए तनख्वाह थी, और 10-12 रुपए इंडियन के हिसाब से, इंडियन के हिसाब, वहाँ का 1650 रुपए। अच्छा, तो उसमें खुश था, क्योंकि इंडिया में 5,000 मिल रही थी उस टाइम, तो इंडिया वहाँ डबल हो गई। हाँ, 95 में 10,000 रुपए अच्छा अमाउंट था। हाँ जी, हाँ जी। 2005 में एज ए वेटर जर्नी शुरू हुई मेरी। फिर 2010 में 5 साल के दौरान 2010 में मैं अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर बन गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा। बीजिंग में मैं जीएम बन गया, और वहां मेरी तनख्वाह थी लगभग 4 लाख रुपए। अच्छा, तो 10,000 से 4 लाख के बीच में 5 साल में। क्योंकि मेरा जो दूसरा जॉब था वो था एक जर्मन रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट मैनेजर। तीसरा जॉब था मैं एक ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट में था एज ए असिस्टेंट जीएम। उसके बाद फिर मैं जीएम बन गया। अच्छा, और उसके बाद 2011 से 12 में एक F&B ऑपरेशन डायरेक्टर बन गया। एक हांगकांग की कंपनी है, वो मेरा लास्ट जॉब था। ओके, तो प्रोग्रेस बहुत तेजी से। आपने रॉकेट वाली, यानी यहाँ से तो हवाई जहाज से कहते हैं, वहाँ रॉकेट पकड़ लिया। बिल्कुल, वहाँ रॉकेट पकड़ लिया। और वो ये था कि एक तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, दूसरा क्या था कि मेरा ना मेरे अंदर है वो कीड़ा। अच्छा। तो मैंने मरने नहीं दिया। अच्छा। मतलब कुछ ना कुछ सीखने का नहीं है, यानी लर्निंग, रेगुलर लर्निंग वो अभी भी है। अभी मैं सुबह जैसे उठता हूँ तो मतलब 1.5-2 घंटा तो कम से कम पढ़ाई करता हूँ। मैं वो चीज पढ़ता हूँ मैं जो मुझे पता नहीं है। जो पता है सब लोग वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं पता है आप कुछ भी, जैसे अब इंडिया में कि इंडियन गुड गवर्नेंस कैसे काम करता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करता है। अच्छा। तो हर उस चीज पे, या वर्ल्ड अभी जो है किस तरह से मार्केट जा रहा है। अच्छा। तो कुछ ना कुछ नया सीखने की आदत रही है। तो यही था कि वहां गया तो जर्मन सीख ली, फ्रेंच सीख ली, स्पेनिश सीख ली, चाइनीज सीख ली। अच्छा। सीखने का बहुत था। अच्छा। और उसी ने आगे बढ़ाया। वो भी दूसरी जॉब मेरी इसलिए भी लगी थी कि मैं इंटरनेट पे, जैसे सब लोग अपना खाया पिया अपना दारू पीने चले गए और मैं इंटरनेट पे चला गया। उस टाइम गूगल चलता था वहां पर। अच्छा, उस टाइम गूगल चलता था। अच्छा। तो मैं गूगल से ही ज्यादातर सीखता था।
अच्छा, क्योंकि मेरी एजुकेशन नहीं है ज्यादा, आपने बताया कि सिर्फ हाई स्कूल, अच्छा। और वो भी संस्कृत महाविद्यालय से। कहाँ पे संस्कृत महाविद्यालय? हमारे टिहरी में, अच्छा, बिलेश्वर संस्कृत महाविद्यालय से, वो मेरी हाईएस्ट एजुकेशन है। अच्छा। लेकिन वहां जब मैं लास्ट जॉब एज ए F&B ऑपरेशन डायरेक्टर, जहां मेरे अंडर में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जो बार टेंडर है वो लंदन का है, जो हेड शेफ है वो अमेरिकन है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ऑस्ट्रेलियन है, अच्छा, और GM इंडियन है। अच्छा, तो उनको लगता था यार कि GM बहुत हाई पेड GM है। अच्छा। तो उस टाइम मेरी सैलरी काफी हाई थी, 4 लाख रुपए बहुत होती है। इवन मतलब जब मेरी शादी की बातचीत चल रही थी तो एक दिन मेरे सासू जी ने पूछ लिया कि बेटा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो मेरी तनख्वाह तो 4 लाख रुपए थी। मैंने बोला जी, मैं कहा 3.5 लाख के करीब करीब है। तो कह रहे इतना कमा ले तो साल भर में। मैं कहा नहीं साल में नहीं, मैं कहा महीने की है। अच्छा, वो कई बार एक रील आती है इस टाइप की, तो लोग हाँ, अच्छा आपके साथ रिलेटेड थी चीज से, मेरे साथ हुआ ही है। अच्छा, तो वो हंसने लगे उन्होंने, मतलब बाद में मेरी वाइफ बता दे ना, शादी के बाद में, कह रहे हमने कई बार मजाक बनाते थे, कह रहे यार ये कितना फेंकता है लड़का। अच्छा। नहीं, ये तो मेरे साथ भी हो चुका है। तो मेरा शादी का रिश्ता भी रिजेक्ट हुआ था। अच्छा। और फिर घूमने का भी शौक रहा है, क्योंकि मैं लगभग, अच्छा, ये चीज बीच में छूट गई, तो मैंने आपको बीच में टोका था। 97 से 2005 के बीच की स्टोरी रह गई थी बीच में, कि उस टाइम क्या किया आपने? 97 में मैं यहाँ पर दिल्ली में, 95 में दिल्ली में आ गया था मैं। तो दिल्ली में मैंने दूध की डेयरी में काम करा, साइकिल पे मैं दूध बेचता था, कापासेड़ा, ढूंढेड़ा, ये गुड़गांव पूरे एरिया में। उसके बाद मोटरसाइकिल सीख ली, तो मोटरसाइकिल बेचने लग गया। उसके बाद फिर मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में, एक ओनर हैं कापासेड़ा के, राम कुमार यादव, उनके साथ में उन्होंने मेरे को अपनी बेटे की तरह रखा। तो उनकी गाड़ी चलाना, उनको घर से पिकअप करना, फिर जो कंस्ट्रक्शन का था उनका, जो जितने भी उनके ट्रक्स वगैरह थे, तो उसमें इन्वॉल्व रहा मैं। तो वो भी एक्सपेरिमेंट करा, कॉन्ट्रैक्टर भी बना, दूध का भी बना, ड्राइवर भी बना। फिर जब बम्बे गया, बम्बे 1 साल रहा मैं, 1.5 साल लगभग हिंदुस्तानी। अब क्या हो, पैसे खत्म हो गए, तो रात को सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करी मैंने। अच्छा, बम्बे में तारदेव में, मुझे पता है। बल्कि वहां पर 2-3 अंकल भी मिले थे मेरे को। एक थे क्रिश्चियन, उन्होंने बोला बेटा मैं भी हीरो बनने आया था, लेकिन अब मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ सिक्योरिटी गार्ड में। तो ऐसे मत करना। तो लगता था यार नहीं, मैं पर मैंने क्या मार्शल आर्ट में सीख लिया। फिर खैर फिल्म में तो नहीं हुआ, लेकिन फिर वापस आके दिल्ली, वही अंकल जी जिनके साथ लड़ाई हो गई थी, वो बम्बे गई लेने। अच्छा, तो वापस आ जा। अच्छा, तो उनके साथ वापस आया दिल्ली में, पर फिर भी मन नहीं लगा, तो 2005 में फिर चाइना। अच्छा, तो अब 2012 तक की स्टोरी हमने चाइना की समझ ली कि 2012 में आपने जॉब छोड़ दी। उसके बाद आगे क्या रहा? फिर क्या लगा कि 2012 तक जब आप काम करते हैं एक इंडस्ट्री में, और आपको उसका अच्छा नॉलेज हो जाता है एक मैनेजमेंट पोजीशन में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। एज अ प्राउड इंडियन मुझे भी लगा यार कि कल्चरल गैप बहुत ज्यादा है। जो चाइनीज है उनका इंडिया के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम है। बहुत ज्यादा कल्चरल गैप। हमारे भी उनको सीरियल देख के थोड़ा बहुत लोग समझने लग गए, लेकिन सीरियल में इतनी सारी चीजें नहीं समझ सकते। बिल्कुल, इंडियन जो माइंडसेट है हमारा, हमको लगता है कि चाइना गरीबी है, छोटी छोटी आबी देखो, उनकी हाइट देखो चाइनीजों की, वो डेवलपमेंट देखो, हम लोग 20-25। तो ये एक चीज है जो हाइट बढ़ने पे बड़ी हमने नेट पे देखा कि जी उन्होंने कुछ डीएनए में चेंजेस किए, कुछ हाइट चेंजेस पे, कुछ डीएनए में चेंजेस। क्या होता है कि देखो पहले जो पहले गरीबी, हमसे ज्यादा गरीब थे चाइना में, है ना, तो खान पान जो पोषण है वो उतना ज्यादा था नहीं मजबूत। अब चाइना इतना डेवलप हो चुका है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रही। अभी जो नई जनरेशन है वो देखो, मतलब हड्डे कट्टे हैं एकदम, बिल्कुल हाइट भी और लंबे चौड़े और आंखें बड़ी बड़ी है, एकदम बिल्कुल पूरे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। जैसे क्या होता है कि जब पैसा आ जाता है, एक आदमी जब आदमी एक सक्षम हो जाता है, उस गरीबी से बाहर आ जाता है, तो आप देखेंगे कि उसके पूरे एक ऑरा में पूरा बड़ा बदलाव आ जाता है ना। तो चाइना में भी यही था। तो 2012 में आप अपने बिजनेस में शिफ्ट हुए। हाँ, फिर लगा यार कल्चरल गैप बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम सियान एक शहर है, सियान इज अ सेंटर ऑफ चाइना। अच्छा, सेंटर ऑफ चाइना, हाँ जी। वहाँ का ना कनेक्शन है भारत के साथ में। अच्छा, क्योंकि जो मास्टर श्वनचांग थे, हम उसको व्यूशियन बोलते हैं, जो 1300 साल पहले, उस टाइम सियान का नाम था छांगान, वहां से चल के नालंदा आया था पैदल। अच्छा, नालंदा में उसने पढ़ाई करी। नालंदा में पढ़ा, है ना, 5-6 साल। वेंगसंग, हाँ। अच्छा, सियान शहर से आया था। अच्छा। एक तो वो था, दूसरा था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्क रूट है। हाँ, सिल्क रूट है, वहाँ के प्रेसिडेंट 2008 से होता हुआ। बिल्कुल, पहले वहीं से व्यापार होता था, ट्रेड होता था। बिल्कुल। तो मुझे लगा यार, और फिर मेरा प्लान था यार कि कुछ ना कुछ एक कल्चरल गैप को फिल किया जाए, कि सब लोग, रेस्टोरेंट तो थे चाइना में, 2-3 रेस्टोरेंट थे, मतलब काफी रेस्टोरेंट होंगे शायद, बीजिंग में भी 3-4 रेस्टोरेंट थे, लेकिन सब लोग ना पैसा कमाना था मकसद, और वो अच्छी बात भी, बिजनेस में होना चाहिए, लेकिन पैसे के, अगर आपने सिर्फ बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाया तो यू आर द फेलियर। जो मेरा अपना थॉट है बिजनेस के प्रति, अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हैं और आपका कोई योगदान नहीं है, जो आप समाज को लेके चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगा यार
हमारे भारत इतना मतलब उससे भरा हुआ है ना, लेकिन कोई प्रमोट नहीं कर रहा हमारे कल्चर को। बिल्कुल। तो जब भी हम किसी इंडियन रेस्टोरेंट में, क्योंकि मेरा उस टाइम सर्कल ऐसा बन गया था, मैं F&B ऑपरेशन डायरेक्टर था, तो बहुत सारे जो बड़ी कंपनियों के CEO हैं, एम्बेसडर हैं, जो उनके कॉन्सुलेट जनरल हैं, उनसे दोस्ती हो गई थी। तो मैं क्या करता, छुट्टी के दिन उनको कहीं इंडियन खाना खिलाने के लिए ले जाता था। अच्छा। अब ले जाएं कहाँ, क्योंकि जहाँ भी जाओ इंडियन रेस्टोरेंट, नहीं लिमिटेड चॉइस नहीं थी, रेस्टोरेंट थे, लेकिन वो आप प्राउडली नहीं कह सकते यार ये है भारत। अच्छा। अब वो ढाबे टाइप के बना रखे, सब लोगों ने गंदे से कपड़े पहन रखे, बाहर आ जाएं तो आप खाना नहीं खा सकते, ये सारे कपड़ों में दाग लग रहे हैं। मैं कह यार अच्छा नहीं फील होता था। तो एक मैरिट होटल में था एक इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ मैं अक्सर जाया करता था। तो फिर दिमाग में आया कि नहीं यार कुछ करना चाहिए। तो फिर 2-3 दोस्त मिले, मैं कहा यार अपना कुछ करते हैं। एक 2012 में, अच्छा, तो 2013 में हमने पहला भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट की स्थापना करी। अच्छा। तो वहां से जर्नी शुरू हुई हमारा अपना। मैंने नाम क्या रखा था? पहला हमारा रेड फोर्ट था। रेड फोर्ट। रेड फोर्ट। अच्छा, रेड फोर्ट इंडिया, ये जो हाँ लाल रेड किला फोर्ट है, रेड फोर्ट के नाम से था पहले। अच्छा। तो 2018 में हमने उसको अपग्रेड कर दिया था। अब हमारे सारे रेस्टोरेंट अंबर पैलेस के नाम से। अच्छा, जो आप अच्छा। हाँ जी, पहला खोला तो वो पहला भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट था। अच्छा। तो हमने क्या करा, उस रेस्टोरेंट का पूरा जो डेकोर है, बिल्कुल दरवाजे खिड़की सब इंडिया से। मैंने हाँ कुछ वीडियोस में देखे। हाँ, दूसरा हमने क्या करा कि ओपन किचन कॉन्सेप्ट, क्योंकि चाइनीज को लगता था यार कि हम इंडियन जो है, भारतीय जो है अनहाइजेनिक होते हैं। अच्छा, साफ सफाई नहीं, ये उनके माइंड में था। तो उसको ब्रेक करने के लिए हमने ओपन किचन रखा। सारे साफ सुथरे कपड़े पहन के, ड्रेस, बाहर बॉलीवुड डांस हो रहा है, योगा का शो हो रहा है, हैंडीक्राफ्ट बिक रहे हैं, पूरा जबरदस्त। तो ऊपर वाले ने भी साथ दिया और वो चल पड़ा। तो जब वो रेस्टोरेंट चला तो हम 2013 में मतलब काफी पॉपुलर हुआ हमारा रेस्टोरेंट। तो उसी टाइम फिर मेरी लाइफ एक डॉक्यूमेंट्री बनी। वहाँ का एक बहुत पॉपुलर मीडिया है CCTV फॉर फॉरेनर इन चाइना, हाउ टू रन अ सक्सेसफुल रेस्टोरेंट। तो तब तक मैं थोड़ा एक्सपर्ट भी हो चुका था, एटलीस्ट रेस्टोरेंट फील्ड का। होटल समझ में आने लगे क्या कस्टमर का टेस्ट क्या है, क्या चीजें, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हमने कैसे सॉर्ट आउट करना है। हाँ जी। तो 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी एंड वो काफी वायरल हुई चाइना में। तो काफी जो होटल्स के जो ओनर हैं या रेस्टोरेंट के ओनर हैं, जो MBA सिखाते हैं यूनिवर्सिटीज, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें सारा था आपका कॉस्ट, आपका कंपटीशन, आप किस तरह से मार्केट सर्वे, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आपको ये बिजनेस स्टडी की तरह लिया उन्होंने। उसके बाद और भी बहुत सारे। और फिर दूसरी बात क्या है कि मैं ह्यूमैनिटेरियन वर्क से भी शुरू से जुड़ा रहा हूँ। मैं पहले मेरा 24 साल तक मंगलवार को फास्ट रहा मेरा। 24 साल। तो मैं क्या करता था, जो पैसा बचता था तो मैं कहीं ना कहीं उसको हर साल चैरिटी करता था। जैसे बच्चों का जन्मदिन हम लोग जो वहाँ के अनाथ स्कूल है वहाँ मनाते थे। अच्छा, अनाथ स्कूल है वहाँ पे? हैं, उस टाइम थे, अभी तो बहुत कम है। तो ऑर्फनेज स्कूल वगैरह अभी भी हैं। अभी भी हमारी जो संस्था है रतुड़ी फाउंडेशन, चाइना में हर वीरवार को, हर थर्सडे को होमलेस लोगों को, 120 लोगों को कंटिन्यू खाना खिलाता है। अब आप जाएंगे मेरे साथ में वहाँ, थर्सडे को आप देखना कि हम लोग वो कंटिन्यू है, कभी स्टॉप नहीं करा हमने। तो उसकी वजह से भी फिर चाइना में बहुत सारी, मतलब अभी तक मेरी लाइफ के ऊपर लगभग 20 से भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। अच्छा, सारे जो नेशनल टीवी है, CCTV2, सिंखुआ न्यूज, बेजिंग टीवी, सिचुआन टीवी, सांसी टीवी, वॉइस ऑफ सियान, मतलब लगभग सबने। तो एक केस स्टडी की तरह। और 2018 में मेरी जीवनी वहाँ के 7th स्टैंडर्ड के इंग्लिश टेक्स्ट बुक में पढ़ाई जाती है। तो मैं पहला भारतीय हूँ जिसके बारे में बहुत बड़े अचीवमेंट है। हाँ जी। तो वहाँ हमने जो कल्चरल जो ट्रांसमोशन था जो हमारा इंडिया का, भारतीय संस्कृति का, उस पर हमने बहुत काम करा। मैं तो कहता हूँ कि एक किस्म से हमारा जो एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट अपने आप में एक एम्बेसी है। अच्छा, इंडियन एम्बेसी वाले भी मानते हैं इस बात को कि हमने जिस तरह से हम लोग दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी, मैं कुछ वीडियोस में देख रहा था, बहुत हमने वहाँ प्रमोट करा भारतीय संस्कृति को। सारी का जो कल्चर है वो हम लेके आए। जो टीवी पे लाइव कुकिंग शो है वो मैं लेके आया, क्योंकि वहाँ पे पहले नहीं था। अच्छा, आपने लाइव कुकिंग शो किया हुआ? हमने करा, हमने टीवी पे लाइव कुकिंग शो करा, मतलब दुनिया भर के प्लेटफॉर्म पे, कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, उस टाइम जैसे मैगजीन, टीवी, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स में तो मैं जाता रहता। मैं शुरू से थोड़ा आउटगोइंग भी रहा और फिर वहाँ की भाषा भी आ जाती थी, तो वो भी एक एडवांटेज था। बिल्कुल। तो उसमें हमने काफी हद तक एक कामयाबी भी मिली कि एक जो नई जनरेशन है उनके लिए एक रास्ता खुल गया और उससे इंडियन खाना भी पॉपुलर हो गया। अच्छा, तो 2014 में खुला, फिर दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथा खुला। तो 2023 में वी बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट। अच्छा, 2023 में। अच्छा, अभी हमारा चाइना में टोटल विद रेस्टोरेंट का बिजनेस
2022 में मैंने रिकॉर्ड बनाया, 7 रेस्टोरेंट खोले मैंने एक ही साल में। एक ही साल में 7 हाँ जी। रेस्टोरेंट खोले, इंडियन और रेस्टोरेंट, 2024 प्योरली इंडियन रेस्टोरेंट। पहले Pure रेड India। फोर्ट के नाम से, फिर अब रेड फोर्ट से अंबर अंबर। अब रेड फोर्ट से अंबर नाम क्यों चेंज हुआ? कुछ क्या हुआ कि और जो रेड फोर्ट था वो वहाँ क्या ट्रेडमार्क का बड़ा इश्यू है, अच्छा तो ट्रेडमार्क लोगो तो हो गया था लेकिन वो नाम नहीं हो पाया, तो हमने देनी थी फ्रेंचाइजी। अच्छा अब फ्रेंचाइजी देने के लिए यू हैव टू हैव ऑल दी जो सर्टेन डॉक्यूमेंट होते हैं वो नहीं थे, तो हमने उसी टाइम अंबर पैलेस भी रजिस्टर करा दिया था। अच्छा तो वो मिल गया, तो फिर बाद में हमने सब रेस्टोरेंट का नाम अंबर पैलेस कर दिया। अच्छा। और अंबर नाम के पीछे कुछ लॉजिक है? वो जो हमारा अंबर फोर्ट से प्रेरित है, अच्छा क्योंकि हम लोग कल्चर अच्छा, के लिए जाने जाते अच्छा, हैं। इसीलिए आपने अंबर नाम रखा, अंबर फोर्ट की वजह से। हाँ लाल जी, किला रिंग में तो अंबर फोर्ट। हाँ जी, अंबर अच्छा। अंबर पैलेस। अच्छा अंबर पैलेस। और हालांकि बाद में मैंने चाइनीज रेस्टोरेंट भी खोले, वहाँ थाई रेस्टोरेंट भी खोले। अच्छा, हाँ, मेरे 2-3 थाई रेस्टोरेंट थे। तो अपने चार इंडिया में पांच। कितने हैं? इंडियन अभी तो अब 9 हैं। अच्छा, और पहले हमारे चाइनीज? 15-16 थे, तो अच्छा, काफी 2025 में डिक्लाइन हो गया था, तो हमने 5-6 रेस्टोरेंट हमको बंद करने पड़े। डिक्लाइन का रीजन? इकोनॉमिक, अच्छा वहाँ पे। हाँ वहाँ पे अच्छा 2024 में सितंबर के बाद डिक्लाइन हो गया था, अच्छा तो मैं मार्केट को जो है उस तरह से स्टडी नहीं कर पाया। अच्छा हाँ, क्योंकि काफी लोगों ने मुझे बता दिया था, लेकिन मैं अभी भी इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमेशा सीखते रहना चाहिए, और काफी लोगों ने गाइड भी करा। इकोनॉमी डाउन होने पे लोगों के खाने की वो भी चेंज हो जाती है। चेंज हो जाता है, अच्छा क्योंकि हमें इसलिए पता चलता है क्योंकि हमारे 9 अलग अलग शहरों में हैं। हाँ, तो हम देख रहे थे अगर एक जगह डिक्लाइन हो रहा है हाँ, 10% 20%, वो बहुत नॉर्मल है हाँ, कि कभी ऊपर नीचे हो रहा है, हम्म। लेकिन धीरे धीरे 20% 30% 40% तक डाउन चला गया। अच्छा तो सियान में हमारे 7 रेस्टोरेंट है, अभी सिर्फ 3 है, अच्छा तो वी हैव टू क्लोज डाउन लाइक 4 रेस्टोरेंट बंद करने पड़े। तो उससे सीखने को भी मिलता है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो कहता हूँ कि नहीं, नहीं, सबको एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है हाँ। कि सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि लाइफ में एक बड़ा झटका लगना चाहिए। बहुत जरूरी है। सही बता रहा हूँ, हाँ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। एक तो ऊपर वाला आपकी परीक्षा लेता है कि यार कौन आपके साथ है कौन नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आपको भी, आप क्योंकि मैं उस टाइम बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, और फिर लग रहा था यार कि मैं तो सक्सेसफुल हूँ सबसे ज्यादा, तो कोई आइडिया भी नहीं रहता था, क्योंकि मेरे सर्कल में आपको ये लगता है कि कोई मेरे को आइडिया करे, कई बार ये चीजें आ जाती हैं, हाँ, ह्यूमन नेचर थोड़ा सा प्राउड भी ऐसा लग रहा था। और आप एक ऐसी जगह से आए हो कि आप बहुत आपने 10वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद यहाँ तक अपना अचीवमेंट कर रही है, एज ए जीएम बने, वो घमंड भी आ गया था, और वो सही टाइम पे टूटा। अच्छा तो थोड़ा धर्म से गया, और मेरे साथ 2-3 बार हुआ ऐसा। अच्छा 2017 में पहली बार है ना, आई फेल्ड कंप्लीटली। मैंने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला, हमने सोचा कि एशिया का सबसे बड़ा बनाते हैं, उसमें लगभग हमारा 3.5 करोड़ रुपए लगा, 6 महीने में खत्म। अच्छा तो बहुत कर्जा हुआ, केस हो गया, तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक बैंकक्रफ्ट। तो अच्छा मेरे को 2018 में जीरो से शुरू करना पड़ा, अच्छा, सब खत्म। पर एक्सपीरियंस कंप्लीट अपने साथ था। हाँ, लेकिन ये था कि वो एसेट था हमारा, एसेट था। हाँ, हमारा एसेट था, एक्सपीरियंस एसेट था। तो फिर शुरू करा 2020 में, फिर कोविड आ गया, फिर धड़ाम से नीचे गिरा। फिर 2021 में मैंने दोबारा शुरू करा, 22 में नया रिकॉर्ड बनाया, हमने 7 रेस्टोरेंट खोले एक साथ। 23 में भी सही रहा, 24 में फिर डिक्लाइन हुआ। खैर अब उस चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बीच में आपको फिर अगेन बीच में कई बार टोक गए थे। अब हम 2020 पे जाते हैं। कोविड में चाइना में क्या स्थिति थी, हमने इंडिया की स्थिति, तो हमने लॉकडाउन देखा, हमने बहुत काम किया उस टाइम पे। हम तो लॉकडाउन में नहीं रहे, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट में, हाइजीन प्रोडक्ट में काम करते हैं, हम लोग कंप्लीटली सप्लाई में थे। चाइना में कोविड में आप चाइना में थे या इंडिया में थे? नहीं, मैं इंडिया में, चाइना में था। अच्छा, तो वहां पे कैसी स्थिति थी? देखिए, स्थिति तो काफी खराब थी वहां पर। मैं सियान शहर में था, और लोग काफी परेशान थे। वुहान में तो काफी परेशान थे। वुहान में तो बहुत, हाँ बहुत। हाँ, वुहान में अपना है रेस्टोरेंट वगैरह? वुहान में है। अच्छा, वुहान में भी एक रेस्टोरेंट है, और बाकी तो हमने बंद करने पड़े, क्योंकि 4-5 महीने हो गए थे, सारा स्टाफ इंडिया चला गया था। लेकिन सियान का जो स्टाफ था, उन्होंने सोचा यार बॉस भी इधर ही, तो हम भी इधर ही रुक जाते हैं। अच्छा, तो इस तरह से इंडिया हम लोग बच गए। अच्छा, अगर वो भी इंडिया चले जाते, हम भी इंडिया चले जाते, तो हमको फिर दोबारा से जीरो से शुरू करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी चैलेंजेस थे, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग ही रहता है। मैं वहां पर कोविड के दौरान मैं नए एक्सपेरिमेंट, तो मैं हर दिन एक नई वीडियो बनाता, मोटिवेशनल वीडियो, बैठ के चाइनीज में, अच्छा, चाइनीजों को, तो चाइनीज मीडिया उसको शेयर करती रहती। अच्छा, तो लोग दुखी होते थे, फॉरनर का भी जो है गवर्नमेंट का कोई ग्रुप बन जाता था। अच्छा अच्छा, और बल्कि मेरी काफी वीडियो उस दौरान काफी वायरल हुई। अच्छा जी, वेस्टर्न मीडिया में उस टाइम, बल्कि द हिंदू ने भी एक दिन मैंने क्रिटिसाइज भी करा, क्योंकि वो क्या कि वो सब्जियां भी नहीं आ रही थी। तो द हिंदू वाले हैं एक न्यूज़पेपर वाले, हिंदू इंडिया द हिंदू इंडिया का, हाँ। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है चाइना में, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा, कह रहा है यार देव लिख दूं ये सब चीजें, कोई दिक्कत? तो मैं कहा नहीं भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है, आप जैसा एज इट इज लिखो। तो उन्होंने डाला वो अच्छा उसमें। तो उस टाइम काफी, क्योंकि वो वीडियो काफी वायरल हो रही थी मेरी ना, तो उन्होंने भी देखा होगा कि यार तुम काफी, इतनी स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी तुम इतनी मोटिवेट कर रहे हो। मैं कह रहा पॉजिटिव ही रहना चाहिए भाई इंसान को, नेगेटिविटी से क्या होगा।
ठीक ठाक रहा, मतलब इतना ज्यादा परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि चाइना क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने जान पहचान बिठा के और आप आगे लाइन पे लग गए, आपको कोई अलग से सुविधाएं मिल गई, वो चाइना में नहीं होता। वीआईपी कल्चर नहीं है। वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अब 2022 में अपने को दोबारा रेस्टोरेंट्स स्टार्ट किया, हाँ अपने जी, 7 हाँ रेस्टोरेंट जी। सियान सिटीज में अपने एक साथ रिकॉर्ड हाँ के साथ जी, स्टार्ट हाँ किया। जी। उसके आगे की जर्नी कैसे रही फिर? नहीं, उसके साथ साथ फिर मैं फिल्म का भी था मेरा। अच्छा, मैं क्या तो था, मूवीज में कब गए आप चाइना में? नहीं मैं क्या हुआ कि फिल्म का सपना था मेरा, हाँ, हीरो बनना था। हाँ, अब यहाँ तो मेरे दोस्तों ने बोला, एक दो दोस्त थे मेरे बम्बई में, हम्म। कह रहा यार तू भाई रहने दे, शक्ल देख ले अपनी, अच्छा, कहीं हीरो हीरो नहीं बनने वाला। वो था शेफ, कह रहा आजा अभी भी मौका, तेरे को बर्तन धोने में लगा देता हूँ अच्छा, अच्छा, और बाद में शेफ बन जाना। अच्छा, 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 मैं कहा बेटा मैं तो शेफ बन के मैं तो हीरो बन के रहूंगा अच्छा, बम्बई में। अच्छा, तो खैर 2005 में चाइना गया, तो 2015 की बात है। हमारा एक बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट था सिचुआन में, चंगदू में। कोई डायरेक्टर आ गया, अच्छा, तो चाइनीज, अच्छा, तो मेरे साथ आए, तो बात करी, उसने कहा यार भाई रेस्टोरेंट बड़ा प्यारा है हमारा, ना एक छोटा सा रोल है इसमें, एक शूट करना है, क्योंकि हमारे यहाँ बॉलीवुड डांस होता था डेली, कि हमारा जो एक्टर है उसको बॉलीवुड डांसर को ना पसंद आ जाता है, तो उनका कुछ अफेयर का चक्कर है, और उसमें जो ओनर है तो उसको लीड करता है, एक छोटा सा रोल है। मैंने सोचा, मैं कहा देव यार ये मौका है, इसको मारना है, इसका चक्कर मारना। और तब तक जो है मेरे काफी इंटरव्यू हो चुके थे। अच्छा, तो फिर वो फेयर भी खत्म हो गया था, और रोल करा मैंने। तो उसमें ने एक छोटा सा सीन आता जिसमें कि मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। अच्छा, स्टाफ पे नहीं, हाँ, उसी फिल्म में, हाँ, फिल्म ऑनलाइन फिल्म स्वात में, हाँ। स्टाफ पे तो उसमें फिल्म में एक पुलिस वाले का रोल एक डायरेक्टर कर रहा था, अच्छा, किसी और फिल्म का डायरेक्टर। अच्छा, वो डायरेक्टर था, पर वो रोल कर रहा था, क्योंकि इस डायरेक्टर का दोस्त रहा होगा। उसने वो सीन देख लिया, कह रहा भाई तूने मेरी आने वाली फिल्म का मेन गैंगस्टर है। अच्छा, मैं कहा यार तो कहाँ फंसा रहा मेरे को, नहीं गैंगस्टर, मैं कहाँ से दिखता हूँ गैंगस्टर। तो कह रहा मैं एक स्टोरी लिख रहा हूँ, और वो बॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर है। अच्छा, कोई फिल्म थी रामचरण की, अच्छा, उस फिल्म से था, और ये इसमें एक रोल है ऐसा, और गैंगस्टर का करना है। तो मैं कह रहा इतनी चाइनीज मेरे को नहीं आती, इतना सारा कौन याद करेगा। कह रहा वो मैं देख लूंगा, तू बस 17 दिन का शूट है, तूने मेरे को देना है। मैं कहा ठीक है यार, और पैसे भी मिल रहे थे, और मैं कहा 100 भी पूरे हो रहे, तो मैं कहा ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो वो फिल्म करी मैंने, तो उससे फिर मेरे ख्याल लोगों को शायद रोल पसंद आया, और उसके बाद फिर फिल्म पे फिल्म। तो अभी तक मैं लगभग 45 अच्छा, फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा कर चुका हूँ चाइना में। अच्छा, अच्छा, और उसमें 2 हॉलीवुड फिल्म भी है। अच्छा, 2 हॉलीवुड में, हाँ, द आर्क आयरन स्काई एक है अच्छा, फिल्म, एक स्विट्जरलैंड का डायरेक्टर है, अच्छा, उसके साथ भी काम करा मैंने एज ए एस्ट्रोनॉट। अच्छा, एक में डॉक्टर की भूमिका। हाँ मैंने देखी थी, आपका पोस्टर भी देखा था। तो हाँ, तो फिर 2 हॉलीवुड है, और लगभग 43 फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा है चाइना में, अच्छा, मेनली गैंगस्टर। अच्छा, मैं कैसे नहीं दिखता हूँ। नहीं, उसमें काफी रोल है। आपको क्या तो बुरा लगेगा, मैं इंडिया में मैं वो था कौन सा, वो सांबा वाला जो उसमें जो सबसे ऊपर बैठा था, उनसे आपकी मैच भी करती है। अच्छा, माइक मॉन से काफी तो मैच भी करती है आपके वो। तो मैं नहीं, काफी रोल करे मैंने, पर ज्यादातर नेगेटिव रोल है, वो मेरे को सूट भी करते हो, मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा, हाँ जी। तो वहाँ जैसे आप विलन के रोल करते हो, मेन स्ट्रीम के करते हो या वैसे? नहीं, फिल्म्स हैं। अच्छा, यानी मेन विलन के रोल। मेन विलन। अच्छा, मेन विलन। और वहाँ पे मूवी फिल्म इंडस्ट्री कैसी है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस लगा आपको? थोड़ा टाइम तो दो मेजर डिफरेंस हैं, क्योंकि चाइना जो काम करता है वो करता है ज्यादातर, मतलब जो वहाँ की जो कहानियां है ना, वो आपकी आंखों को भा जाएगी। अच्छा, मतलब आप सीट नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आप देखेंगे यार किस तरह का क्लाइमेक्स है, किस तरह का एक्शन है, जो हमारी भारतीय फिल्म है वो आपके दिल को छू जाएगी। तो ये 2 मेजर डिफरेंस हैं फिल्म में। बाकी टेक्निक तो काफी मास्टर हैं, और टेक्निक और वो काफी अप्रिशिएट करते हैं हमारी जो भारतीय फिल्म है उनको। जैसे इंडिया में पर ईयर करीबन मेरे हिसाब से बॉलीवुड और हॉलीवुड और ये बाकी सब मिला, हाँ जी। बॉलीवुड मिला के एक हॉलीवुड, इनको मिला के बहुत सारी मूवीज बनती है करीबन, अगर हम लगाएं तो 1000 मूवीज सब मिला के बनती है। वहाँ पे कितनी बनती है? वहाँ पे ऐसे रीजनल सिनेमा है या एक मेन स्ट्रीम सिनेमा ही है? नहीं, एक तो मेन स्ट्रीम सिनेमा हो गया आपका, जैसे हमारा बॉलीवुड है। हाँ, जैसा बॉलीवुड है, पर मैं तो बॉलीवुड को मेन स्ट्रीम भी नहीं मानता हूँ, मैं केवल मुंबई बेस्ड मानता हूँ। हाँ, और बाकी अलग अलग है, लेकिन लोग इंडिया में उसको मेन स्ट्रीम मानते हैं, मेरा अपना मानना है। हाँ जी, वहाँ तो एक मैंड्रिन में होगी, एक कैंटोनीज में होगी, जो कि हांगकांग में चलती है। लेकिन अभी जो रिसेंट 2-3 साल से वहाँ पर जो शॉर्ट फिल्म का बड़ा चलन है। अच्छा, 1.5-2 मिनट वाली जो, हाँ, 5 मिनट 10 मिनट इस तरह की कहानियां काफी पॉपुलर है। पर जो बड़ी फिल्म्स भी हैं वो भी वहाँ पर बनी रही है, और अच्छा खासा। मैंने काफी बड़ी फिल्मों में भी काम करा है वहाँ के।
तो जैसे इंडिया में तो पूरी अगर हम इंडिया को वो करें कल्चर वैसे वाइज, तो इंडिया में कहीं तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उत्तराखंड है, हर एक की लैंग्वेजेस में एक अलग अलग है। चाइना में चाइना में एक सिंगल लैंग्वेज है या उसके भी मल्टीपल वो है? नहीं, वहाँ है डायलॉग है वहां पर, जैसे सिचुआन लोग सिचुआनीज बोलते हैं, तब मेन जो भाषा है जैसे हमारे यहाँ हिंदी होनी चाहिए थी ऐसा नहीं है। और वहां पर मैंड्रीन है। आप कहीं भी चले जाओगे आपको मैंड्रीन बोलने वाले लोग मिलेंगे हर जगह का। हाँ, हर जगह। और उसी ने पूरे उस देश को एकजुट करके रख रखा है। अच्छा, तो ये बहुत ही एडवांटेज भी बोलेंगे। तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। अच्छा, बहुत सारी, लेकिन बहुत कम बोलते हैं। अच्छा, बहुत कम। अगर नॉर्मल जनरल मिलेंगे तो सब मैंड्रीन ही बोलेंगे। बिल्कुल, लिखना पढ़ना सारा मैंड्रीन ही है, सारी सब ऑल सारा पूरे चाइना। क्योंकि चाइना तो इंडिया से भी काफी बड़ा है। बिल्कुल एरिया वाइज अपने अपने, जैसे संगाई के लोग हैं वो तो संगाई डायलेक्ट बोलते हैं। जो सियान में है हम लोग सियानीज थोड़ा सा अलग से बोलते हैं। जो सिचुआन में है वो थोड़ा अलग बोलते हैं। तो कितना डिफरेंस होता है लैंग्वेज भाई? काफी। जैसे हमारा तमिल, हाँ जैसे तमिल हम बिल्कुल, मैं नॉर्थ इंडियन नहीं समझ पाता। बिल्कुल बिल्कुल इतना डिफरेंस है वहाँ है। बट अगेन सारा कंट्री एक ही लैंग्वेज के साथ बात करता है। बिल्कुल। तो आज के डेट में रेस्टोरेंट बिजनेस मेन वो है आपका ये एक्टिंग वाला? नहीं, मैं अपने आप को तो ज्यादातर एज ए कल्चरल प्रेमी के रूप में मानता हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो चाइना में लोग मुझे जानते भी हैं एज ए, बहुत सारी चाइनीज मीडिया मेरे को एज ए मॉडर्न मैसेंजर के रूप में जानते हैं कि जो एक कल्चरल दूत है। क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं हम, चाहे वो जैसे हिंदी दिवस हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, दिवाली होली वगैरह, इस तरह के कल्चर, ताकि लोग भारत को जाने। अच्छा, जो भारत की जो संस्कृति है उसको जाने। तो मेरा पूरा फोकस उस पे रहता है। अच्छा, और बाकी पैरेलली चलता रहता है। कभी फिल्म्स हैं, रेस्टोरेंट तो मेरी टीम ही संभालती है। तो आपका ऑटो मोड हो गया होगा, ऑटो पायलट है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं ज्यादा डे टू डे ऑपरेशन में मैं रहता नहीं हूँ। जैसे कुछ नया खोलना है तो तब मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है 1 आध महीना। अच्छा, कि जो लोकेशन फाइनलाइज करने में, जो रेस्टोरेंट है उसका डेकोर है, जो कोर उसका हार्ट है उसमें। और अदरवाइज जब ओपनिंग होती है, मैं कई रेस्टोरेंट में तो ओपनिंग में भी नहीं जाता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो टीम मैनेज कर लेती है। अच्छा, चाइना में। हाँ, तो अभी मूवी के कितने प्रोजेक्ट हाथ में है वहाँ पे? चाइना में 1 है। अच्छा। और भारत में भी 1 पे अभी हम लोग बहुत अर्ली स्टेज, हमारा भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे, उस पे फर्दर हम दोबारा आपके साथ डिस्कस कर लिए लोग। तो अभी 2 प्रोजेक्ट, और वहाँ पे अभी रेस्टोरेंट आपकी वहाँ की टीम टोटल संभाल रही। हाँ जी। खाने पीने के कल्चर में वहाँ के और हमारे कल्चर में कितना डिफरेंस? बहुत फर्क है भाई साहब। बहुत। देखो, उनकी जो हैबिट है ना खाने पीने की, तो आई वुड प्रेफर जो चाइनीज जो हैबिट है, आप देखेंगे उनको, वो सुबह 7 बजे से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 11:30 से 12:30, ज्यादा से ज्यादा 1 बजे तक वो लंच कर लेते हैं, 5 से 7 बजे के बीच में वो डिनर कर देते हैं, दिन में वो गर्म पानी पीते हैं। तो ये जो हैबिट है, मैंने सुना वो, यानी अगर आप उनसे ठंडा पानी को मांगोगे तो नॉर्मल पानी पिलाते हैं, नॉर्मल, बिल्कुल, और नॉर्मल बोलोगे तो फिर वो गर्म पानी देते हैं। मेरे को तो गाली पड़ी है। अच्छा, उस पे क्या हुआ कि हमारे पास, हम चाइना में जब शुरू गए एज ए वेटर, तो हम लोग तो ठंडा पानी, तो क्या हुआ, कई इंडियन गेस्ट आ गए तो हमको वहां तो फिर आदत पड़ गई सबको देने, ठंडा पानी दे नहीं सकते चाइनीजों को, गर्म ही पानी देना है। अच्छा, गुनगुना पानी। अब इंडियन आ गए तो हमने तो इंडियन को भी करा, भाई क्या कर रहा है। अच्छा। हाँ, मैंने ये बात सुनी थी। वो बढ़ गए। तो उनकी जो ये लाइफ स्टाइल है ना, ये हैबिट है, ये सीखने वाली है। अच्छा, ये सीखने वाली है। अच्छा, अब एक चीज और है, जैसे हम कल्चर पे ही बात करते हैं। हाँ जी। जैसे इंडिया में जो त्योहार होते हैं, जैसे बैसाखी है, वो कहीं ना कहीं हमारी फसल काटने से रिलेटेड है। न्यू ईयर अलग अलग, हमारे हिंदू कल्चर के न्यू ईयर अलग अलग है। कहीं पे ओणम मनाया जाता है, कहीं पे बैसाखी मनाई जाती है, कहीं पे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं फेस्टिवल कहीं ना कहीं चीजों से रिलेटेड, दिवाली है किसी से, वहाँ के जो फेस्टिवल्स है वो किस चीज से रिलेटेड है? सेम सेम सेम, वो भी सेम, किसी न किसी कल्चर से, कहानी से जुड़े हुए हैं। जैसे वहाँ श्राद्ध भी मनाते हैं। पिछले साल मैंने एक वीडियो डाली थी। मैं कह रहा, देखो चाइना में 3 दिन की छुट्टी है श्राद्ध की, उनको बोलते हैं छिंगमिंग डे। अच्छा, वो भी क्या करते हैं कि नकली नोट होते हैं रोड के किनारे पे एक जगह, उसको जलाते हैं, कि बोलते हैं कि ये हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा। अच्छा, तो इस तरह का कल्चर है वहाँ पर। वहाँ पर जैसे हम लोग दिवाली में वो नया साल मनाते हैं। अच्छा, वो नया साल, नया साल बड़ा लंबा होता है। बड़ा लंबा होता है। अभी जनवरी में 6 जनवरी से पूरा उस दौरान कोई काम नहीं करता है। हाँ। सारे लोग शहरों से अपने गांव की तरफ चले जाएंगे। तो जो वो एकता का संदेश है, वो लोग सारे एक साथ होते हैं, फिर अपने घर पे साथ में खाना बनाते हैं, 10-15 डिश बना दी, सब लोग खाना साथ में खा रहे हैं, तो काफी समय वो अपनी फैमिली के साथ बिताते हैं। तो ऐसा कल्चर वहां पर है। अब हम अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो आपके रेस्टोरेंट्स हैं। हाँ जी, मल्टीपल। अब कुछ चाइनीज और कुछ थाई रेस्टोरेंट भी आप लोग कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हमने बंद कर दिया।
अच्छा, बंद कर। हाँ, मेरे 5 चाइनीज रेस्टोरेंट थे। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था वो एक्चुअली, स्टीम्स फिश का, और 2 थाई रेस्टोरेंट थे। अभी हमारा पूरा फोकस सिर्फ इंडियन रेस्टोरेंट पे। अच्छा, इंडियन इंडियन में प्योर वेज है या नॉन वेज वेज मिक्स है? नॉन वेज ये सब है, पर आप mix। प्योर वेजिटेरियन है जैसे मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ। हाँ, मेरे दोस्त बोलते हैं, बहुत सारे चाइनीज आते, कह रहा यार तूने रेस्टोरेंट खोले, क्योंकि हमारे हर एक रेस्टोरेंट में बार है। अच्छा, हर एक रेस्टोरेंट में तो रेस्टोरेंट खोल रखा है, नॉनवेज तो खाता नहीं है, बार तेरे पास है, दारू तो पीता नहीं है। अच्छा, और फिर मेरे को एक और है कि मैं शाम को 9 बजे के बाद, 9 साढ़े 9 बजे के बाद, मतलब कि कोई भी आ रहा है मिलने, भैया भगवान भी आ रहा तो भैया माफ करना, अच्छा, सुबह मिलते हैं। तो मैं 9:30 10 बजे लास्ट, 10 बजे मतलब टू लेट फॉर मी। अच्छा, तो मेरे वहाँ भी ऐसा ही है। तो मैं अच्छा। 9 साढ़े 9 बजे मैं सो जाता हूँ। अच्छा, 9 साढ़े 9 बजे 9 साढ़े 9 बजे मैं सो जाता हूँ कंप्लीटली, फोन बंद। 10 बजे समझ लो कि बहुत लेट है। अच्छा, ओकेजनली साल भर में कभी होता होगा एक आध दिन की मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ या कोई आ गया तो ऐसा 11 बजे तक, अदरवाइज। अब इंडियन रेस्टोरेंट जो है आपका, उसमें इंडियन ज्यादा लोग आते हैं या चाइनीज लोग? नहीं, हमारे गेस्ट चाइनीज आते हैं। अच्छा, चाइनीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, कि पूरे चाइना में हमारा अपना एक ऐसा भारतीय रेस्टोरेंट है जिसमें कि हमारे 90% जो गेस्ट हैं वो चाइनीज हैं। जब हम त्योहार मनाते हैं, इवन कृष्ण जन्माष्टमी, आप कृष्ण जन्माष्टमी की वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये चाइना में तो हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, चाइना से। इवन मैंने एक हमारे कॉन्सुलेट जनरल है उनको भेजा, कर यार चाइना में तुमने मनाया? मैं कहा सर हमने चाइना में मनाया। अच्छा, वो संगाई में, तो मैं सियान से भेजा था। तो हम लोग ज्यादातर गेस्ट हमारे चाइनीज हैं, पर जब त्योहार होते तो उसमें काफी इंडियन कम्युनिटी। तो उनका फ्लेवर और हमारे फ्लेवर का कुछ डिफरेंस है? जैसे हम लोग कई जगह हमारे यहाँ चिलीज बहुत खाते हैं, वो चिलीज पसंद करते हैं या नहीं करते? क्योंकि हमने जो चाइनीज के खाने के बारे में जो हमारे जो सुना है, हमने सुना ही है, हमने देखा तो नहीं है कि तो नूडल्स भी बिल्कुल पानी में भिगा के खाते हैं, उनके पास नहीं स्पाइसेस वगैरह बहुत कम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मिथ है। आप देखेंगे चाइना में सेम हमारे इंडिया की तरह, जैसे अगर आप सिचुआन प्रोविंस में चले गए, जैसे हम सिचुआन चिली नहीं बोलते हैं, सिचुआन सॉस, वो सिचुआन प्रोविंस में वहां सबसे ज्यादा स्पाइसी खाते हैं। अच्छा, मिर्चा हमारे यहाँ से जाती है। अच्छा, इंडिया से जाती है। इंडिया से। उसमें क्या हॉट पॉट, बहुत ही स्पाइसी। अगर आप हंगजो चले गए, हंगजो और संघाई, इस सिटी में स्पाइसी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, तो हमको पूरा मेनू चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सिचुआन में भी रेस्टोरेंट है तो हंगजो में भी है। तो हंगजो के जो लोग होंगे वो गुजरात की तरह अच्छा, मीठा, अच्छा, बिल्कुल स्पाइसी नहीं। अच्छा, अच्छा। अगर आप सियान में जाएंगे जहां हम हैं, तो सियान में आपको मतलब थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल चाहिए, थोड़ा थिक, अच्छा, ग्रेवी भी हो, स्पाइसी भी हो। तो वहां भी सेम कल्चर है। अच्छा, हाँ, वो प्रोविंस के हिसाब से बटे हुए हैं कि कहीं खाना बिल्कुल फीका है, कहीं नूडल्स ही खाते हैं, कहीं राइस खाते हैं। तो इस तरह का अलग अलग। अब जैसे इंडिया में अगर कोई चाइनीज आता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज का एक बोलने का डिफरेंस आएगा। तो ये आपके साथ भी है या आप प्योरली उनके जैसे मैचिंग बोलते हो? नहीं, मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं जिस भी चाइनीज से बात करता हूँ तो उनको लगता है यार कि लोकल ही है बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। फिर क्या रहा कि शुरू से आउटगोइंग रहा हूँ, तो जितने भी दोस्त बने मेरे तो सारे बिल्कुल टिपिकल चाइनीज। अच्छा, और फिर मेरे बच्चे भी चाइनीज बोलते हैं। अच्छा, तो उनके साथ भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, अच्छा, तो हम लोग तो वो डिफरेंस नहीं आता, जैसे एक लैकिंग आती है ना थोड़ी सी लैंग्वेज, जब आप दूसरी लैंग्वेज में। हाँ, आती है, लेकिन अगर आप ज्यादा समय तक रहते, क्योंकि 20 साल बहुत लंबा समय होता है, तो फिर आप एक किस्म से लोकली बन जाते हैं। अपना बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग कैसी है? क्या 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 हायरकीज कैसे रखी, कौन क्या क्या देखता है? नहीं, हमारी पूरी टीम है, एक हेड ऑफिस है जहाँ से पूरा संचालन होता है, जो कोर टीम है हमारी सियान में। अच्छा, सियान। तो उसमें हमारे जैसे एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, जो ओवरऑल ऑपरेशन हेड है, तो वो वहाँ बैठते हैं ऑफिस में, तो वो मैनेज करते हैं रिमोटली बाकी शहरों में। तो सारे प्रमोशन एक ही जगह से होता है। बाकी जो हायरिंग है तो सारा ज्यादातर हमारे लगभग 80 से ज्यादा लोग तो उत्तराखंड से हैं हमारे यहाँ। बल्कि हमारी कंपनी में 2023 में पूरे चाइना में सबसे ज्यादा इंडियन एम्प्लॉय हमारी कंपनी में थे। अच्छा, हाँ, बल्कि आजकल तो काफी गवर्नमेंट भी काफी स्ट्रिक्ट है कि भाई आप के यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट जो है मतलब चाइनीजों के लिए इतना जनरेट नहीं हो रहा है। अच्छा, इस चीज को आपको, इस चीज को हमारे को, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर उसका बेनिफिट होता है तो सबसे ज्यादा हमको ही होता है, लॉस भी हमको ही होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि फिर वो टारगेटेड हो जाता है ना आपकी, यार आपका। तो ये चीज डिफरेंस नहीं आता? आप इंडिया से एम्प्लॉय ले जाते हो और वहाँ के लोकल एम्प्लॉय, यहाँ का एम्प्लॉय कॉस्टली नहीं पड़ता आपको? नहीं, कॉस्टली नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ उनको ट्रेंड करेंगे तो वहाँ महंगा भी है ना। क्योंकि देखिए, जैसे हमारे वहाँ पर एक बर्तन धोने वाले चाइना से ही होते हैं, 2 एक रेस्टोरेंट में, तो उनकी तनख्वाह कम से कम भी तनख्वाह 50,000 रुपए। अच्छा, इंडिया के हिसाब से? इंडिया के हिसाब से 50,000 आपको देने और अगर आप सेफ भी रखोगे तो आपको 60-70 हजार देने। तो इंडिया से अगर कोई भी जाएगा तो हम लोग बेसिक सैलरी भी 4,000 रुपए, तो लगभग 55-60 हजार रुपए देना पड़ता है। अच्छा, और वहां से रखेंगे तो आपको 17-80 हजार रुपए देना पड़ेगा। अच्छा, तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, और उतना ट्रेंड भी नहीं होगा इंडियन के लिए, ट्रेंड भी नहीं होंगे।
फिर इंडियन क्या थोड़ा फ्लेक्सिबल है, उनको 8 घंटा काम करना, निकल जाना है। अच्छा, फिक्स है। फिक्स है। अच्छा। फिर आपको सोशल इंश्योरेंस वगैरह दुनिया भर का जो खर्चे हैं बढ़ जाते हैं। हालांकि अब उन्होंने फॉरेनर के लिए भी कर दिया कि फॉरेन का भी, जो फॉरेनर है उनका भी आपको सोशल इंश्योरेंस भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको दूसरा साल वीजा एक्सटेंड नहीं होगा। अच्छा। हाँ जी। तो अब आपको वहाँ पे सिटीजनशिप है या आप? नहीं सिटीजन, मैं भारतीय हूँ। अच्छा, भारतीय, आप इंडियन हो। हाँ, तो आपको रेगुलर वर्क वीजा आपको एक्सटेंड करना पड़ता है? हाँ, जो इन्वेस्टर है उनका 5-5 साल का, क्योंकि मैं तो एज ए इन्वेस्टर हूँ ना। हाँ, अच्छा। हमने वहाँ पर बिजनेस इतने सारे शहरों में इन्वेस्ट कर रखा है, तो हमारा 5-5 साल का वीजा होता है, तो वो एक किस्म से ग्रीन कार्ड की तरह ही है। अच्छा, ग्रीन कार्ड। हालांकि उन्होंने अप्रोच करा कि आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दीजिए। मैं कह क्या करना है ग्रीन कार्ड का, वो कार्ड ही तो है, मतलब मेरे को मिल सकता है क्योंकि मैं तो टैक्स पेयर हूँ ना। अच्छा, हम काफी टैक्स पे करते हैं। अच्छा, तो कर सकते हैं अप्लाई, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ी। वो 10 साल का है, वैसे ही मेरे को 5 साल का वीजा मिल जाता है। ये क्वेश्चन आगे था, इसको हम पहले कवर कर लेते हैं कि वहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चरिंग कैसी है? नहीं, टैक्स तो देना ही पड़ता है वहां पर। देखो, बिजनेस करना बहुत आसान है। अच्छा। आप जैसे कुछ भी बिजनेस आपने करना है, आपका एक ऑफिस है, बल्कि ऑफिस में भी कई ऐसे उन्होंने एरिया बना रखे हर प्रोविंस में, जहां पर गवर्नमेंट कहती है अगर आप यहाँ अपना ऑफिस करेंगे तो आपको ऑफिस का भी किराया नहीं देना है। जो SEZ में इंडिया में भी वो है कि SEZ है कहीं, लेकिन SEZ में रेंट तो देना होता है, लेकिन वो अच्छा, वो ऐसा भी है कि जो गवर्नमेंट के वो है आपको रेंट नहीं देना। वो चिन्हित एरिया है कि आप इस प्रोविंस को, अगर उन्होंने जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, तो प्रपोज करते हैं जो फॉरेनर हैं कि यार आप यहाँ पर अपनी कंपनी यहाँ सेटअप कीजिए। अच्छा। हम आपको ऑफिस देंगे। तो इस तरह। और दूसरा क्या, लाइसेंसिंग है ना, बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऐसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत है जी। 24 आवर्स के अंदर लाइसेंस आपके पास, सब चीज के। अच्छा। यहाँ तो मतलब कमीशन, घुस, अंडर द टेबल, ऊपर की टेबल, बाइक, कहीं स्कूटर में जाके घर पे पैसे छोड़ना, ये सारी चीजें नहीं, मतलब ही नहीं होता। वहाँ इतना बढ़िया है कि मतलब कि ऑफिसर हर डिपार्टमेंट वाला आपके पास आएगा। हेल्थ वाला आएगा, फायर वाला आएगा, हाइजीन वाला आएगा, जो लाइसेंस बना रहे हैं। लेकिन वो क्यों आएगा कि आपको, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। अच्छा। कोई कमी तो नहीं रह गई कि इसमें अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो हम बताते हैं। तो मेरा तो सपना है कि काश हमारे भारत में भी ऐसा कल्चर आ जाए। अच्छा। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तो इतनी अपॉर्चुनिटियां हैं, अपॉर्चुनिटीज है, बस सिर्फ क्या है कि ये जो बिजनेस करने का जो स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है ना, ऑनलाइन तो है, फॉर्मेट में है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर ये हो जाए तो मैं बता रहा हूँ भारत बहुत आगे। तो जो वहाँ की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट में आपको क्या डिफरेंस लगता है? फिर इस बारे में बात करें, अगर हम बिजनेस के बारे में, क्या डिफरेंस है वहाँ की गवर्नमेंट में इंडियन गवर्नमेंट में? देखिए सर, वहां पर गवर्नमेंट का तो कोई ज्यादा ऐसा इन्वॉल्वमेंट रहता नहीं। उन्होंने क्या कर रखा है कि सारी जो पॉलिसी है ना, जो आपके ऑनलाइन पॉलिसी है वही ऑफलाइन है। अच्छा, वही ऑनलाइन है, वही ऑफलाइन। हाँ, जैसे इंडिया में है ना, आप सपोज करो कि जैसे हमने अभी होटल खोला एक, तो उसमें हमने होटल, हमें भाई अच्छी लगी, हम आपकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी लगी। तो जैसे आपने लाइसेंस बना दिया, तो फिर आपको हाइजेनिक लाइसेंस अप्लाई करना है, जो हेल्थ लाइसेंस होता है। तो उसमें जो, अगर उसी रूल के हिसाब से आप जाते हैं तो दुनिया भर का इतना क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम 1 महीना लगेगा इंडिया में वो फुलफिल करने में। सबसे बड़ा तो आज की डेट में फायर लाइसेंस हो रहा है। हाँ जी, और गाइडेंस नहीं है, क्योंकि मैंने भेजा था, हमारे जो मैनेजर हैं वो गए थे ऑफिस में, कह रहे उन्होंने देखा, कागज फेंक दिए। अच्छा, ये लाओ। तो उस तरह से नहीं कि बाहर आके आपको बताएं कि भाई आप बैठिए, ये आपको फिल करना है, ये फॉर्म लाना है, तो वो थोड़ा सा कमी है। अब इसी चीज का आपने एक होटल यहाँ स्टार्ट किया, अंबर पैलेस, बहुत अच्छा होटल है दिल्ली में। हम इसके बारे में फर्दर डिस्कशन में लाएंगे। और एक होटल आपने वहाँ स्टार्ट किया, हम 2022 की बात करते हैं, आपने 7 रेस्टोरेंट एक साथ स्टार्ट किया। तो दोनों को स्टार्ट करने में क्या वर्किंग का डिफरेंस लगा आपको? यानी मेरे को स्क्रैच से समझना है। देखिए, चाइना में बहुत सिंपल है काम करना, इतना आसान है कि मेरे को एक रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, तो मैंने जगह देखी, जगह मेरे को समझ में आ गई, मैं लैंडलॉर्ड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा, एक डिपॉजिट दूंगा। अच्छा। और वो मेरे को, वो देखेंगे कि आपका ब्रांड किस लेवल का है। अच्छा। हमारा अंबर पैलेस इतना फेमस है कि 1-1 साल तक लोग वेट करते हैं, आप हमारे मॉल में खोलिए। अच्छा, अंबर पैलेस के लिए। अच्छा, ठीक है, मेरे पास में आज भी कम से कम 50 शॉपिंग मॉल ऐसे टॉप शॉपिंग मॉल जो वेट कर रहे हैं। अच्छा। तो मैसेज भेजते हैं कि यार आप अंबर पैलेस को आप आइए, जगह देखिए। जैसे नॉर्मल ब्रांड है तो क्या होगा, आपको ढूंढना पड़े, वो जाएंगे वहां, फिर वो बोलेंगे कि जो बची कुची जगह है वो दिखाएंगे आपको कि यहाँ खोलो, यहाँ खोलो, यहाँ खोलो, और आपके पास चॉइस नहीं है। पहले मेरे साथ हुआ ऐसा। अच्छा, ठीक है, और वो भी कहते कि नहीं यार जानता नहीं है, कल के तो तुम बंद कर दोगे, तो भगा देते थे। आज की डेट में ये है, आप ब्रांड हो। हाँ, तो हमारे लिए
फिर 2-3 महीना हम लोग नेगोशिएट करते हैं। एक तो कि जगह हमको ये चाहिए, तो जब वो मॉल बनता है तो हमको पहले बुला लेते हैं, आप बताइए कौन सी जगह आपको चाहिए। दूसरा क्या, हमारी कंडीशन ये रहती कि अगर मेरे को खोलना है तो मैं कम से कम 1 साल फ्री मांगता हूँ, 1 साल में किराया नहीं दूंगा, तो मेरे को 6 महीना मिल जाता है। अच्छा। कई जगह मैंने 1 साल भी लिया है। अच्छा। 1 साल तक मैं कोई रेट नहीं दूंगा, सिर्फ मैनेजमेंट फीस दूंगा, हमारा ब्रांड आएगा। फिर दूसरा हमारा जो किराया होगा, सपोज करो कि अगर कोई नॉन ब्रांड जाएगा तो उसको 1 लाख रुपए महीने का देना है, तो मेरे को 50,000 ही देना पड़ेगा महीने का किराया। अच्छा। जैसे आपको 3 साल के लिए मिला तो मेरे को 8 साल 9 साल के लिए मिल जाएगा। अच्छा। तो ये फर्क है। अच्छा। तो हमारा जो अंबर पैलेस है वो एक वेल नोन ब्रांड है। जब इंडियन रेस्टोरेंट की बात आती है सभी मोले चाहते हैं कि अंबर पैलेस हमारे यहाँ खुले। अच्छा। तो और उसके बाद जैसे आपने ये हो गया, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं करना आपने, कहीं नहीं जाना है, किसी ऑफिस में नहीं जाना आपने, सारा काम ऑनलाइन। अच्छा। ऑनलाइन आपका लाइसेंस बन गया, उन्होंने अप्रूव कर दिया, ऑनलाइन आप जाके लाइसेंस, जैसे इंडिया में होता है आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस है, हेल्थ का चाहिए, FSI का चाहिए, रेस्टोरेंट लाइन की बात करते हैं, फायर लाइसेंस चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे लाइसेंस आपको अलग अलग अप्लाई करने हैं या सिंगल विंडो? नहीं, उन्होंने उसको अब पहले 5-6 थे, उन्होंने अब उसको सारा एक ही में कर दिया। अच्छा। एक ही लाइसेंस में सारे जो 5-6 जो डिपार्टमेंट को कोलैब कर दिया। उसके अलावा उन्होंने एक हेल्थ का अलग कर दिया। अच्छा। कि हेल्थ लाइसेंस के लिए आपको सबके जो है मेडिकल वो चाहिए, और उसके बाद आप जो है रिपोर्ट उसको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, कहीं कुछ भी ऑफलाइन नहीं रहा। अच्छा, कुछ ऑनलाइन सबमिट करना है आपने, आपका कोई कमी होगी वो आपको ईमेल बैक करेंगे, 24 आवर्स के अंदर आपने उसको फिल करना है और कंप्लीट हो गया और आप आगे बढ़िए। अच्छा। उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाइए, बैंक अकाउंट खुल के सारे प्लेटफॉर्म सारे ऑनलाइन। अब किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको अपना रेस्टोरेंट करना है, वहाँ के जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, टेम्पिंग है, मैथवान है, जैसे जोमेटो वगैरह वगैरह, उस पे आपने अपलोड कर दिया। अब आपको प्रमोशन करना है, ओपनिंग में डिस्काउंट, तो आप उसमें प्रमोशन डाल दीजिए, भीड़ लग जाएगी 3 महीने तक। अच्छा। यहाँ उल्टा है, वहां जब हम एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो 2-3 महीने तक हमको फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म है ना ऑनलाइन, आप प्रमोशन डाल दीजिए। अच्छा। और आपका पॉपुलर है तो उस टाइम जिस सिटी में भी आप जाएंगे तो 3-4 महीने तक तो आपको एकदम बिल्कुल बूस्ट रहता है। अच्छा। कई लोग तो 6 महीने में इन्वेस्टमेंट कवर हो जाती है। अच्छा। कई ऐसे जो अगर आपने लोकेशन सही सिलेक्ट कर दी तो 6 महीने में, साल भर में आपका अब वहाँ पे आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, फूड इंडियन फूड सर्व करते हैं। हाँ जी। तो इंडियन फूड के लिए आइटम आप प्रोडक्ट इंडिया से ले जाते हैं या वही लोकली परचेज मिल जाती है? नहीं, 90% तो लोकली मिल जाता है, पर जो कुछ मसाले हैं जैसे राइस है वो तो इंडिया से ही जाता है। अच्छा, राइस इंडिया से जाता है? राइस इंडिया। फिर राइस नहीं होता? नहीं, राइस होता, लेकिन जो बिरयानी के लिए है वो हम लोग बासमती राइस यूज करते हैं। जो लोकल स्टिकी राइस होता है वो वहाँ मिल जाता है। अच्छा। चाइनीज ज्यादातर स्टिकी राइस पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको बिरयानी वगैरह बनानी है तो उसके लिए फिर इंडिया से। स्टिकी राइस और बिरयानी वाले राइस में होता है कि हमारे ये वाला चावल अलग अलग हो जाता है, वो सारा चिपक के, जिसको हम भात बोलते हैं, बिल्कुल प्योरली भात वाला है, जो बच्चों को जो हम दूध में मिला के खिलाते हैं वो वाला भात वाला बिल्कुल चावल होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और समझने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ के लोग हमें किस तरह से देखते हैं? वो देखिए इंडिया के लोगों को, वहाँ के लोग ना पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट उनका 0 है। अच्छा। उनको कोई मतलब नहीं एज ए पॉलिटिक्स लेवल पे, जो ज्योग्राफिकल जो हमारा चलता रहता है थोड़ा। जैसे यहाँ पे तो हम लोग चाइना के बारे में न्यूज चैनल इतना बड़ा, आज ये हो गया, चाइना ने ये कर दिया, तो अब लोगों की ऐसी कोई सोच नहीं है। कोई सोच नहीं। आप देखेंगे डोकलाम विवाद के दौरान में 40 दिन तक खड़े हैं दोनों आमने सामने। हमारा रेस्टोरेंट चल रहा है, हमारे रेस्टोरेंट, मेरे दोस्त मेरे को फोन कर रहे हैं कि यार कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब बिजनेस कम तो नहीं है, मैं अपनी फैमिली को लेके आ जाता हूँ, 2-4 लोगों को लेके आता हूँ ताकि बैठे रहेंगे तो दिखेगा कि बिजनेस में फर्क, पर ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई इम्पैक्ट नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचते हैं, वो गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट से डील कर रही है, बिल्कुल, जनता का कोई रोल नहीं। पीपल टू पीपल उनका जो है अंडरस्टैंडिंग। तो कभी किसी के बारे में ऐसा सोचते वो नहीं है? जैसे यहाँ पे अगर उस टाइम चाइनीज लोग 20 साल तक तो नहीं था, लेकिन पहली बार मैंने लास्ट मंथ देखा थोड़ा सोशल रेसिज्म अभी। अच्छा, आना करंटली जो नई जनरेशन है वो आने लग गया कि क्या हुआ कि एक इंडियन है, शायद बिहार से कुछ गुप्ता जी, उन्होंने किसी चाइनीज से शादी कर रखी है, तो उनकी वाइफ ब्लॉगर है। सारे लोगों की सुनी मैंने चाइनीज शादी है, तो उनकी वाइफ ब्लॉगर है, चाइनीज वाइफ। तो इंडिया आई होगी, उसने अच्छी इंडिया की तारीफ करी, वीडियो बनाई, तो चाइनीजों को पसंद नहीं आया। अच्छा। तो उन्होंने अभी रेस्टोरेंट खोला था हांगजो में। अच्छा। तो किसी ने, जिनकी फैमिली और डोकलाम वगैरह में मेरे ख्याल से कुछ डेथ वगैरह हो गई, तो डोकलाम में, गलवान में, तो उस पर किसी ने एक इशू उठा दिया और सारी फोटो हमारी रेस्टोरेंट की यूज कर रहे हैं। तो उस पर आजकल कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से हजारों जो ब्लॉगर हैं उससे वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। तो अब उन्होंने वो छोड़ के उनका रेस्टोरेंट में पीछे पड़ गए, अभी वो हमारे पे आ गए
अच्छा हाँ अच्छा मैं देख रहा था आजकल हमारी टीम भेज रही थी कि सर आजकल बड़ा हो रखा है, हम इन पे क्लेम करते हैं, तो मैं कहा चलो छोड़ो, ये तो उबाल है। सोशल रेसिज्म आना थोड़ा शुरू हो रहा है थोड़ा सा हाँ। थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है उसमें? नहीं, मैं सोच रहा था इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये अच्छा भी नहीं है उनके लिए। आज वो भारत के लिए कर रहे हैं, कल वो दूसरे देश के लिए करेंगे, फिर वो अपने अलग अलग स्टेट के लिए करेंगे, और फिर ये खत्म होगा फैमिली में आके। काफी हद तक हमारे यहाँ होता रहता है, कई बार हमारे यहाँ ये समस्या आती है, जैसा भी उत्तराखंड और हरियाणा वाला चल रहा था। इस पे अभी एम्बेसी ने भी कुछ नहीं बोला है, और वहाँ के लोकल गवर्नमेंट में बहुत छोटे स्तर पे हो रहा है, 100-200 लोग हैं तो ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम ये समझ, जैसे हमारे यहाँ कास्टिज्म सिस्टम है, हाँ जी, वहाँ पे तो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म में भी कुछ ना कुछ कास्टिज्म तो होता ही है, तो वहाँ पे कास्टिज्म सिस्टम है या नहीं है? नहीं, देखो वहाँ पर कास्ट सिस्टम बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नहीं है, सब एक समान, कल्चरल सब एक समान। दूसरा क्या, जो मैंने देखा वहाँ पर ना, यहाँ पर जैसे थोड़ा पैसा हो किसी के पास, गाड़ी, ड्राइवर, सिक्योरिटी, वहाँ नहीं मिलेगा। आपको लगेगा नहीं, करोड़पति लोगों में डिफरेंस ही पता नहीं चलेगा। हाँ, करोड़पति आदमी कई बार साइकिल लेके आ रहा होगा आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने, साइकिल बाहर खड़ी करे, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना खरबपति आदमी है। अच्छा, तो बहुत ही सिंपल सिटी है। हालांकि उनको जो ब्रांडिंग है, जो लेडीज हैं, उनको तो शौक तो रहता ही है कि महंगे महंगे ब्रांड है, उसे पता चल जाता है कहाँ है, पर इंडिया की तरह तो नहीं है। और क्राइम वाइज कैसी है सिटीज अलग अलग? इस मामले में मैं कहूंगा कि चाइना जैसा, मतलब मैं लगभग 30 से ज्यादा कंट्री घूम के आ चुका हूं मैं, ठीक है, पूरा यूरोप, यूएस, जापान, कोरिया। जो चाइना में सेफ्टी के मामले में नंबर 1। अच्छा, नंबर 1। कोई भी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अकेली लड़की कहीं भी बैठी होगी रोड पे, मतलब नहीं होता किसी का, कोई इसने ऐसा भी देख लिया, घूर दिया। अच्छा, कानून, अच्छा, लॉ इतना स्ट्रिक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, जब, और कहीं पुलिस नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे हमारे उत्तराखंड में कहीं पुलिस नहीं मिलती है, कहीं पुलिस नहीं मिलेगी, और सारे कैमरे काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने गलती कर दी, आपको पता है कि भैया दी एंड क्या होना है। अच्छा जी। तो इस मामले में लॉ बहुत जबरदस्त है। अच्छा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की कैसी है? पुलिस के ऊपर कमिश्नर, जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, सेम। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस तरह से होती है? सेम। हाँ, तो वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं या नहीं? नहीं, वो तो कम्युनिस्ट है ना। अच्छा, पूरा तो अपनी, क्योंकि वोट देना, किसी को वोट देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। जो उनके वही मेंबर है, पोलित ब्यूरो के जो मेंबर है 600-700, वही लोग आपस में चुनते हैं। नेक्स्ट, और उनका लंबा प्लान होता है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ की 2 साल, 5 साल, 10 साल, उनका तो 20 साल का प्लान है। कोई भी दूसरा आएगा, उसको उसी प्लान को फॉलो करना है। अच्छा। तो लॉन्ग टर्म जो थॉट है उनकी, वो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, बहुत ही मतलब विजनरी। और जो हम बात करते हैं कि न्यूज एजेंसीज वगैरह, इनकी आजादी नहीं है इन लोगों को, या नॉर्मल आदमी की ऐसी कोई आजादी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, सेंसरशिप तो है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आजादी नहीं है। अच्छा। आप देखेंगे मेरे के चाइना में लगभग मेरे 100 से ज्यादा इंटरव्यू, ठीक है, चाइनीज मीडिया ने अलग अलग। तो मैं अपनी बात जो है वो कभी उन्होंने ऐसा नहीं कि काट पीट के रख दी होगी। बल्कि एक बार क्या हुआ था कि जब ये हमारा शायद डोकलाम का चल रहा था, विवाद चल रहा था, या गलवान, 2 ही चल रहे थे, गलवान या डोकलाम का चल रहा था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा CGTN के लिए, तो मीडिया ने, मैं कहा यार काटना नहीं है, अच्छा, अगर एज इट इज इसको, तो मैंने, मेरे दोस्त है इंडियन पत्रकार भी, वो कह रहे थे यार ये पब्लिश नहीं होगा। तो मैं कहा देखते हैं यार, मुझे लगता है शायद करते हैं कि हमारा योगदान क्या है चीन के प्रति। अच्छा, तो उस पर लिखा था मैंने एक आर्टिकल। मैं कहा यार हमारे यहाँ से द्वारकानाथ कोटनीस, जब जापान चाइना का वार चल रहा था, उस बंदे ने, यहाँ से हम लोगों ने पैसा इकट्ठा करके 5 डॉक्टर गए थे चाइना, उसमें से द्वारकानाथ कोटनीस है, जो वहीं उन्होंने शादी करी, वहीं मर गए वो बंदा, उनकी सेवा करते करते 36 घंटा वो जो है इलाज करता रहा, लोगों का सोया नहीं। काफी फेमस है दामू। अच्छा, फाउंडर ऑफ सोलिन टेम्पल, वो इंडिया से है। ये सोलिन टेम्पल क्या है? सोलिन टेम्पल जो उनका है ना, कुंग फू का। अच्छा, उसकी स्थापना एक भारतीय है। अच्छा, दामू। अच्छा, कश्मीर से राजा के बेटे थे, वो गए थे वहां पर। अच्छा। तो ऐसा बहुत सारे हैं, योगदान है, जैसे हमारा योग हो गया, है ना, बुद्धिज्म हो गया। तो उस पे लिखा था मैंने एक, तो उन्होंने एज इट इज पब्लिश करा था। अच्छा। हाँ, तो इंडियंस में चाइना के बारे में नेगेटिव इमेज क्यों है? इंडियन में है, मेरे ख्याल से हो सकता है कि हमारा जो 62 का युद्ध हुआ उसके बाद थोड़ा सा तो है इंडियन। अब तो नहीं है इतना ज्यादा, पर पहले की जनरेशन में तो था।
अच्छा, तो चाइना में इतना नहीं, आम जनता में नहीं है वो। अब थोड़ा सा हम हाँ। दूसरी चीज में, आप उत्तराखंड से, मैं भी उत्तराखंड से, हाँ। अब उत्तराखंड का और चाइना का क्या कनेक्शन है? उत्तराखंड का चाइना का कनेक्शन यही है कि अब देखो उत्तराखंड का आधा तो मैं लेके गया उधर ही। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं लगभग 300 से ज्यादा लोगों को ले जा चुका हूँ चाइना, अच्छा, उत्तराखंड से। अच्छा। उसमें से लगभग 100 के करीब तो हमारे यहाँ काम करते हैं, कर रहे थे, अभी थोड़ा सा कम हो गए हैं क्योंकि अच्छा। हमने कुछ रेस्टोरेंट बंद करने पड़े। और उत्तराखंड के आपको तो पूरी दुनिया में मिलेंगे। हाँ। मैं देख नहीं, रहा ये हूँ सेफ कि- तो ऑल ओवर वर्ल्ड। हाँ, सिर्फ ही नहीं, अभी जो हमारी नई जनरेशन है उत्तराखंड से, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यू नो, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल अलग अलग क्षेत्र में। अच्छा। और बहुत सारे कामयाब लोग हैं उत्तराखंड के, हम्म। और काफी ऊंचे पदों पे हाँ, हैं, नहीं, ऊंचे आज पदों पे। देखेंगे आज। डोभाल जी हो गए, हाँ जी, हाँ जी, बिपिन बिल्कुल रावत जी, बिल्कुल ex बिल्कुल वो जो बिल्कुल। वो अभी अनिल स्वर्गीय चौहान जी जो चौहान थे जी। हमारे जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, उन्होंने जो उत्तराखंडी 23 से ज्यादा देशों में रह रहे हैं और जो सक्षम है हाँ। उनको एकजुट करा, एक ग्रुप बनाया हमारा एनआरआई का, अच्छा। उसमें 400-500 लोग हैं, और उन्होंने 2023 में उनमें से 12-13 लोगों को चूज करा कि भाई आप जो है जो जैसे चाइना की तरफ से मैं था और जो अलग अलग देशों से, कि आप उनके साथ एक मीटिंग करी। अच्छा। उसमें मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी जी मैम है वो भी थी उसमें, अच्छा। वो सारे अधिकारी रहे उसमें। अच्छा। तो मीटिंग हुई तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि भाई आप लोग बाहर जाके इतना नाम रोशन कर सकते, इतना बढ़िया कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो अपने गांव के लिए भी कुछ कीजिए। तो ये उन्हीं का प्रस्ताव था कि जो सक्षम है वो अपने गांव को गोद ले। तो उस मीटिंग के बाद में मैं पहला व्यक्ति था, अच्छा, उस मीटिंग में, उस ग्रुप में, जिसने कि हमारा अपना गांव हमने गोद लिया। केमरिया सोड एंड सोनार गांव, 2 गांव है हमारे। अच्छा। उसमें काफी परिवार हैं। तो मैंने उनको बताया भी कि हम तो इस पे काम कर ही रहे हैं, क्योंकि जो हमारा स्कूल था राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला, तो उस पे मैं 2013 से काम कर रहा था। अच्छा। जो स्कूल की सुविधाएं होती बेसिक, और जो मेरा जहाँ से मैंने 5वीं तक पढ़ाई करी, उस स्कूल का भी हमने जैसे पेंट, कुर्सी, मेज, बच्चों का सामान वगैरह वगैरह सब कुछ बदल दिया था। अच्छा। तो ये गांव गोद लेने का जो आइडिया था, मेरा गांव मेरा तीर्थ, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये पहल हुई थी। अच्छा। और इस पे हमने काफी हद तक काम करा। अच्छा। तो मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि मैं हर साल अपने गांव को 10 लाख रुपए डोनेट करूंगा 3 साल तक। अच्छा। ताकि उसमें एक बेरोजगारी खत्म हो, एक जो अनएजुकेशन है वो खत्म, जो अभी सारे काफी लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है वो खत्म हो, और जो बेसिक सुविधाएं वो हमारे गांव में। अच्छा। तो 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले अपने पूरे गांव को एक एक कलर में रंग दिया। हाँ, ये मैंने देखा था, नीले कलर का। नीले कलर का, हाँ, पूरा गांव। अच्छा। उसके बाद हमने जो उनके जो रास्ते हैं उस पे रेलिंग लगवा दी है, जो डिवाइडर लगा दिए रोड पे, और फिर हमने 2-3 सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए वहां पर। अभी मैंने पिछले साल वहां पे एक रोजगार मेला लगवाया। अच्छा। तो उसमें 250 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, और टिहरी डीएम की तरफ से सभी 13 विभागों के लोग आए वहां पे। अच्छा। तो एक बड़ी पहल थी कि जो लोग सक्षम हैं, जो बाहर जा सकते हैं होटल से रिलेटेड, उनको मैं लेके गया हूँ चाइना। बहुत अच्छा। जो यहाँ हैं तो उनको मैं कहा यहीं के बिजनेस करवाते हैं। अच्छा। जैसे होम स्टे वगैरह वगैरह का। उस पे हालांकि अभी बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि उसमें कुछ लोग चुने हैं मैंने, 4-5 लोग। तो अब वहां पर हमारे यहाँ पर क्या है कि फाइनेंशियली बड़ा चैलेंजेस है सबके लिए। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मैं फाइनेंस करूंगा, आप लोग रोजगार कीजिए यहीं, जो बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ जी। क्योंकि सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। तो इस पे हम लोग तो मैं तो काम कर ही रहा हूँ। पर अच्छी बात ये हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से उसमें 17 और लोगों ने, अभी मैं देख रहा था, अभी तक अपने अपने गांव गोद लिए। 18 में हो जाऊंगा। हाँ जी। तो हाँ, प्लीज, आपको तो बिल्कुल आप सक्षम है, आपको करना चाहिए इस पे, और लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली आप हेल्प करो। नहीं, अरे आपने 10 किया, हम शायद में भी उसके आसपास पहुंचेंगे। हम भी एक अपने गांव को गोद लेंगे। एक सिर्फ फाइनेंशियल, जैसे क्योंकि मैं गांव जा नहीं सकता हूँ, मैं उनको गाइड नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं गांव में होता तो मैं दूसरे रूप में उनकी हेल्प करता। अच्छा। कि भाई बाहर कैसे जाना है ना। और भी बहुत सारे माध्यम है, आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कीजिए। बिल्कुल। तो अलग अलग तरह से लोग हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता हूँ गांव में, इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास में। तो मैंने फाइनेंशियली हेल्प करी, और हमने डीएम के साथ मिलके वहां पर काफी बदलाव लेके आए हम लोग। नहीं, मैं भी इसी चीज में काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग वहाँ पे दोबारा, जैसे आप कह रहे थे कि आपको बड़ा इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में, और वो जरूरत भी है। अच्छा। क्योंकि नहीं तो खेत ठीक है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में प्रोस्पेक्ट्स बहुत हैं। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ लोग मेरे को कुछ ना कुछ बोलते हैं नहीं होगा। लेकिन मैं एक प्रयास पहले कर चुका हूँ। 2008 में मैंने प्रयास किया था, करीब 12,000 पेड़ लगाए थे फल के, लेकिन किसी वजह से सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन अब दोबारा इस साल या अगले साल तक मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा।
तो अभी हम लोगों ने अपने गांव की समिति बनाई है, उस पर काम कर रहे हैं। तो यही है। आप बताइए बाकी और कैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं उत्तराखंड में? 10,000 से ज्यादा हमारे यहाँ घोस्ट विलेजेस हैं। उन घोस्ट विलेजेस को चेंजेस में आप क्या इनपुट देना चाहते हो? मैं अपने एंड से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो वहां ना बाहर से आदमी जाके कुछ नहीं कर सकता है, जो लोकल लोग हैं, जो सक्षम है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वहां जो मुझे लगा, जो सबसे ज्यादा चैलेंज मुझे लगा, लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनका जो एक तो फाइनेंशियली चैलेंज है और एक गाइडेंस कि कैसे करना है। लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस रहा, मैं तो फिक्स सैलरी पे भी मैंने लोगों को रखा, तब भी काम नहीं कर पाए। कई बार मेरे को चैलेंज आया, ओके, तो मेरे को ये चैलेंज लगा। क्योंकि कई बार जो मेरे को एक क्या रहा, जो ये मेरा गलत भी हो सकता है, हो सकता है कि मैंने जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करी है, एम्प्लॉयमेंट की, तो कहीं ना क्या होता है कि हमारे गांव में, जैसे आप रतूड़ी गांव में, आपके बहुत सारे रतूड़ी होंगे, तो आपके कई 25 साल, आपकी एज में भी 40 साल है, और आपके सामने जो 25 साल वाला आपके नाते रिश्तेदार में बड़ा होगा, कोई चाचा लग जाता हो, तो उन लोगों के साथ काम करने में बहुत बड़ा चैलेंज था। ये मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को यही लगा कि जो हमारे यहाँ इन इवन रिलेशंस है, यानी छोटी एज वाला चाचा है या कोई दादा है, कोई मामा है, तो वहां पे वर्क करने में दिक्कत आ रही थी, जो मेरे को ये लोकल, मुझे लगता है कि लोकल ही एक लीडर ढूंढना पड़ेगा जो उन सबको साथ लेके चले। और वहां क्या चैलेंजेस आ रहा था कि अब लोगों का थोड़ा उतने पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनको बड़ा चैलेंज आ रहा था कि सरकार बहुत सारी सब्सिडी है आपका मत्स्य पालन में, आपका होम स्टे में, आपका एग्रीकल्चर में, मतलब हर फील्ड से। अब उनको किससे कनेक्ट करें? तो मैंने फिर या माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करी, फिर वहां डीएम को मैं मिला, तो डीएम ने कहा कि ठीक, हम सभी विभागों के लोगों को वहां भेजते हैं। अब सभी 13 विभाग के लोग वहां आ गए, तो मैंने सभी गांव वालों को इकट्ठा करा, तो रोजगार मेला के नाम से, और वो काफी मतलब सक्सेसफुल रहा है। तो उसमें लोगों को आइडिया मिल गया कि किससे कनेक्ट करना, और वो खुद। तो मैं कह रहा, ये लोग आपकी हेल्प करने के लिए इतने सारे डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं, तो मिलके काम होता है। देखो, जो भी बड़ा काम करना है, तो मुझे लगता है कि वो जमाना चला गया। आज का जो एरा है वो है कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन का, टीम वर्क का। उसके बिना हो नहीं पाएगा बड़ा काम। तो गांव में काफी लोग उत्साहित हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी माध्यम से गिव बैक टू सोसाइटी। अभी हमारा एक एक्सपीरियंस हुआ था पौड़ी में, जो मत्स्य विभाग है, हाँ जी, तो हमारे कोई जानकार थे, उन्होंने वहां से कोई टैंक लगवाना था, तो उन्होंने फिर वही जी मेरे ठेकेदार से लेना पड़ेगा। वो ठेकेदार 1 महीने तक आया नहीं, और वो प्राइसिंग उसकी यानी 3 लाख के आसपास थी, तो उसने बहुत ज्यादा प्राइस, वो चीज लाख रुपए में बन रही थी। तो इस तरह की चीजों को भी हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको ठीक करने पे काम करते हैं, जो मेरे को लगता है। तो इस तरह के करप्शंस को भी मिनिमाइज करने पे काम किया जाए, तो वहां पे काम हो सकता है, जो मेरे को। दूसरी चीज क्या है, जो उत्तराखंड में एक और चीज को जो मेरा मानना है कि हमारे यहाँ टीचर्स बहुत है, हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर्स है आर्मी में। तो जो एक ऊपर की लेयर है, सारी बहुत अच्छी संपन्न है। पूरे इंडिया में सभी जगह हम लोगों की प्रेजेंस है। दिल्ली में तो बहुत अच्छा, आप जीएसटी डिपार्टमेंट चले जाओ, इनकम टैक्स, तो मैक्सिमम आपको 30-40% इनकी पॉपुलेशन दिखेगी। तो वैसे संपन्न है, संपन्न लोग सारे बाहर निकल गए, और वो दोबारा केवल एज ए टूरिस्ट की तरह जाना चाहते हैं, जो मेरे को अपनी समस्या लगी। तो उनको दोबारा जाके एस्टेब्लिशमेंट पे काम करना चाहिए। इस तरह से आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो वहां पे है, जिस पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं है, या तो फिर बहुत अच्छे है या बहुत वो है। तो ये एक समस्या है जिसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करके ठीक करना चाहिए। 1-2 मॉडल बनाने पड़ेंगे इस तरह से गाँव में, जो कि लोगों के लिए एक उदाहरण बने। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि खुद जाके, वापस जाके, और कुछ 1-2 मॉडल सेट कर दिए, जिससे क्या हुआ कि हमारे इतने टाइम से ना, हम जो उत्तराखंड के लोग हैं, उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया। देखो, जब हम भी नर्सरी क्लास है, कच्ची एक पक्की एक बोलते थे, जब हम बचपन में पढ़ते थे, तो हमें 1-1.5 किलोमीटर तो हमें पैदल चलना पड़ता था, हम इतनी छोटी उम्र में, तो स्ट्रगल था। लेकिन हमारे एजुकेशन आज भी सब सारे लोग एजुकेटेड है, बिल्कुल। तो वो स्ट्रगल से लोग बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए जो सक्षम हो बाहर निकल गया, बिल्कुल। तो ये चीजें भी है। तो बल्कि पिछले साल एक इंटरव्यू हो रहा था, मैं कहा यार इसमें मेरी भी भागीदारी है लोगों को पलायन करने में, क्योंकि मैं क्या अपने गांव से मैं हर घर से एक बच्चे को लेके गया चाइना। अच्छा। अब उन्होंने क्या करा कि पैसा कमाया, वो देहरादून शिफ्ट हो गए। अच्छा, रिस्क शिफ्ट हो गए, है ना। तो मैं पिछले साल हमने कार्यक्रम कराया था, तो कुछ पत्रकार गए थे हमारे गाँव घर पे देखने के लिए क्या क्या हो रहा है इसमें, जो हमने गाँव गोद लिया। तो मैं कहा यार इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है, अब मेरे को वापस आना पड़ेगा। तो मैंने 2-3 लड़कों के वीजा कैंसिल करवाए। अच्छा, कि वापस जाओ, अच्छा, यहाँ कुछ करो, होम स्टे करो। तो थोड़ा बहुत मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ, और कोशिश, जैसे स्कूल में हमने स्कूल का पूरा पेंट वेंट, बल्कि वहाँ स्कूल में टीचर भी नहीं थे इनफ, तो मैंने डीएम से बात हुई, तो उन्होंने तुरंत
बंदोबस्त कर दिया था टीचर का, फिर भी कम थे। एक टीचर फिर हमने अपनी तरफ से रखा, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरे तनख्वाह हम दे देंगे, लेकिन यहाँ से बच्चों को, बच्चे थोड़ा एजुकेटेड बने। अभी ना हम लोगों को क्या चाहिए कि जैसे आप हैं, मैं हूँ, जो लोग सक्षम हैं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, मुझे लगता है कि गाइड करने की भी जरूरत है। जो यंग बच्चे वो कुछ करें, अच्छा, है ना। इस स्टेज पे आने के बाद में मुझे लगता है कि हमारी जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि आने वाले जो बच्चे जनरेशन है उनको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े जितना हमने करा। मैं 8वीं तक अपने स्कूल में नंगे पाँव गया। हाँ, मैं भी गया हूँ। इतने हमारे बीच में बैठने की वो नहीं होती थी, चटाई नहीं होती थी, अपना बोरी लेके जाते थे। हाँ। तो अब इस टॉपिक पे एक बार उत्तराखंड वाले पे दोबारा आपसे 1 घंटा दोबारा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अपने फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब मैं अभी, क्योंकि मेरे को ज्यादा काम आता नहीं है, थोड़ा बहुत आपको एंटरप्रेन्योरशिप आती है, इससे बड़ा काम क्या आता है? थोड़ा बहुत ट्रेड में हम लोग कर रहे हैं कोशिश। अच्छा। और क्योंकि शुरू से हॉस्पिटैलिटी में बड़ा इंटरेस्ट रहा है मेरा, रेस्टोरेंट तो यहाँ पर एक, जैसे हमने एक होटल खोला है, अभी हमारा प्लान है एक देहरादून मसूरी में होटल का प्लान है। साथ साथ क्योंकि फिल्म से मैं जुड़ा हूँ और मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड में जो है, जैसे देखो आप कन्नड़ फिल्म हो गया, टॉलीवुड हो गया, आपका बॉलीवुड हो गया, बहुत आगे निकल गया, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की जो फिल्म है उस लेवल की नहीं बन रही है। हालांकि सभी लोग हिमालय वुड बनाए हम। हाँ, हिमालय, हम हिलीवुड बनाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि उस पे क्या है कि प्रयास कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। और सरकार सब्सिडी, सरकार का पूरा सपोर्ट है, सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन लोग क्या करेंगे, उसी सब्सिडी में ही वो जो क्वालिटी निकल के नहीं आ रही है। तो कुछ मित्र हैं जो मिलके, उसमें आप भी जुड़ेंगे और हम एक कहानी हमारे उत्तराखंड की होगी, उसमें काफी लैंग्वेज उत्तराखंड की भी यूज होगी, लेकिन उसको हम हिंदी में बनाएंगे ताकि लोगों को हमारी ज्यादातर लोग तो कनेक्ट कर पाए। हाँ, हम लोग अपनी संस्कृति बता पाए। उत्तराखंड का कंतारा बना रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि पांडवास के ऊपर है वो हिमशिला, तो उसकी कहानी ऑलमोस्ट लगभग लिखी जा चुकी है। तो इसी साल के लास्ट इतनी स्टोरीज आपको कहीं नहीं मिलेंगी जितनी स्टोरीज उत्तराखंड के अंदर है, देवी देवताओं से रिलेटेड, जो हमारे कल्चर है और बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ जागर है, बिल्कुल जागर है, उसको लोगों ने एक्सप्लोर ढंग से किया ही नहीं है। कुछ एक आध हमारी बर्थवाल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा करने की, वो तो यूएस तक जाते हैं। वो तो बहुत ज्यादा, मैं तो मैं यूएस में संस्कृति इस चीज को बड़ा वो किया। मुझे प्रीतम भरतवान जी के बारे में यूएस में जाके पता चला, अच्छा, कि वो कितने बड़े व्यक्तित्व हैं। मैं यूएस गया था, 3-4 बार मिला हूं, तो मेरे को पता नहीं था कि इस तरह की वो है। क्या हुआ कि हम लोग पिछले साल इंडिया आने से पहले हम लोग सोच रहे थे कि हम यूएस शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं अपने मैनेजर को लेके यूएस गया मार्केट सर्वे करने के लिए। तो 4-5 हम लोग अलग अलग शहर गए। जब हम सियाटल पहुंचे तो वहां मेरे एक भांजा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करता है, जो कि उत्तराखंड का सभी गढ़वाली भाषा को एआई में अच्छा सेट वो कर रहा है, अच्छा चैट जीपीटी में ला रहा है, तो उस पर काफी काम कर रहा है वो। तो उससे फिर बातचीत हो रही थी, तो उनकी काफी दोस्ती है भरतवान जी। तब उसने बताया कि भैया यहाँ पर कितने सारे स्कूल में जो है गेस्ट स्पीकर हैं, और भरतवान जी जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इस तरह से जो जाते रहते हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी संस्कृति को जो है विश्व पटल पे ले जाने का। तो मुझे अंटिल, मतलब जब उन्होंने बताया उनके बारे में, तब पता चला। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा अब थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में समझते हैं। अपने फैमिली किस तरह से, गांव में कौन लोग रहते हैं, आपके फादर मदर, आपके ब्रदर, आपकी वाइफ? काफी बड़ी जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है हमारा। थोड़ा सा उससे पहले रतुड़ियों का इतिहास बताएं। रतुड़ी लोग कौन है? रतुड़ी का इतिहास बड़ा दमदार है। अच्छा, हम लोग सारे पूरे रतुड़ा गांव से हुए थे, जो राजा के साथ में आए थे। तो राजा के जो होते ना, जो अपना लेखपाल वगैरह होते थे, वहां से शुरू होती है कहानी। फिर रतुड़ा, फिर धीरे धीरे वो लोग अलग अलग जगह से जहां जहां राजा को भेजना था शिफ्ट हो गए। तो हम लोग क्या थे, हम लोग फिर आए थे दल्ला एक गांव में। अच्छा। वहां से हमारे परदादा आगे थे केमरिया सोड़। अच्छा। तो मेरा जन्म केमरिया सोड़ में हुआ। अच्छा। छोटा गाँव, वहां पर काफी रतुड़ी और रावत भी रहते हैं। तो शुरू में काफी गरीबी थी, दादाजी मिस्त्री थे। अभी तो फादर हैं, और मम्मी जी तो 2000 में एक्सपायर हो गए थे, 2001 में। और बड़े भाई साहब हैं, वो भी चाइना में है। अच्छा। छोटा वो कनाडा में है। अच्छा। और मेरी सिस्टर है, उनका भी अपना रेस्टोरेंट ही है अभी चाइना में। अच्छा। एक सिस्टर है छोटी। अच्छा। और बाकी मेरे बच्चे सारे चाइना में हैं। अच्छा। तो मैं शादी करने के लिए आया था यहाँ, मतलब घर वालों ने सगाई उगाई कर रखी थी। 5 दिन, मतलब आज देखा 5 दिन बाद शादी हुई। उसके बाद हम लोग चाइना चले गए। अच्छा। तो हम लोग चाइना में ही रह रहे। अच्छा। तो कुछ टाइम हम लोग यूएस में रहे। अच्छा। और एक बेटा मेरा वहीं बीजिंग में पैदा हुआ 2014 में, सॉरी 12 में। तो ये 13 साल चाइनीज सिटीजन है? नहीं, इंडियन सिटीजन है। तो बर्थ के बाद आपने वहाँ की सिटीजनशिप नहीं ली? नहीं ली। अच्छा। एक बेटा मेरा यूएस में पैदा हुआ, तो वो यूएस सिटीजन है।
क्योंकि यूएस तो बाय बर्थ दे देता है सिटीजनशिप, तो 2014 में यूएस। उसके बाद से हम लोग, हमारा ज्यादातर समय चाइना में ही रहा। तो अब बल्कि पिछले साल हमारा था मन कि या तो उत्तराखंड शिफ्ट होना है या यूएस शिफ्ट होना है। तो हम लोग गए थे यूएस, मार्केट सर्वे वगैरह करा, हमने रेस्टोरेंट भी देख लिया था, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि इसको ओपन करते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो लेकिन काफी चाइनीजों ने, एक तो माननीय मुख्यमंत्री का भी इसमें काफी योगदान होता है, यार उत्तराखंड में कुछ कीजिए। दूसरा, चाइनीज जो मित्र उन्होंने कहा यार इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, तू यूएस की तरफ मत जा, इंडिया जा, और मिलके कुछ करते हैं। तो मुझे भी लगा यार चलो अभी काफी टाइम हो गया, चलो बच्चों को भी इधर कुछ साल के लिए शिफ्ट करते हो ताकि अपनी संस्कृति को जाने और इंडिया में एक नई शुरुआत। तो मेरे दोस्त भी कहते हैं यार अब तू कुछ ना कुछ नया करते रहता है, अब तो नया सोच रहा है कि जीरो से शुरू, नया बंद तो रहना ही चाहिए। तो मैं कहा यार जीरो से शुरू नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं 20 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ। नई शुरुआत नहीं है ये, बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ में है। तो अब प्लान है भाई साहब, यहाँ पर तो एक रेस्टोरेंट होटल खोली थी हमने, तो अभी हम लोग एक फिल्म का प्रोजेक्ट है और 1-2 होटल होंगे आने वाले साल में, उत्तराखंड में, मसूरी और देहरादून में। और उसके बाद देखते हैं अपनी मातृभूमि के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आपके फादर का आपके साथ रहते हैं या नहीं, वो अब गांव में। अच्छा, गांव में रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आप उत्तराखंड से माइग्रेट दिल्ली वगैरह, दिल्ली से आपकी फैमिली मैक्सिमम फिर इंडिया से माइग्रेट हो गई है। अब दोबारा आप वापसी उत्तराखंड और इंडिया दोनों। बच्चे कौन कौन सी क्लास में है? बच्चा एक अभी 8th में, एक 6th में है। तो दोनों चाइनीज पढ़ रहे हैं? दोनों चाइनीज पढ़ रहे हैं। तो चाइनीज एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस लगा आपको? नहीं, हमारा तो ग्लोबल सिस्टम है एजुकेशन के मामले में। हाँ, इंटरनेशनल है। चाइना का अपना एक सिस्टम है, उसी के अंदर आपको वो ज्यादातर शुरू में बच्चों को रट्टा मराने पे उनका बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। चाइनीज जैसे हम लोग उनके वीडियोस उसके देखते हैं ओलंपिक के, तो बच्चों को बिल्कुल बचपन से रगड़ के रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं बच्चों का ना। अगर किसी ने वहां से हाई स्कूल कर दिया, मैं बता रहा हूँ, फिर बच्चा अच्छा। हाँ, तो एजुकेशन सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग है, बेटर अगर माने तो। इंग्लिश कमजोर है। इंग्लिश तो इंडिया में कमजोर होती है, हम लोग भी नहीं, फिर भी हमारे यहाँ बच्चे बोल लेते हैं। वहां पर क्या है कि ज्यादातर जोर चाइना में, क्योंकि चाइनीज में लिखना है, चाइनीज में पढ़ना है, चाइनीज बोलना है, इंग्लिश का एक आध सब्जेक्ट होता है। तो अच्छा, आप चाइना में, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी हो गई थी दिसंबर 2011 में। तो 6 साल अब तब तभी चाइना। तो बहुत सारे लोगों ने चाइना में शादी की, आपने क्यों नहीं करी? मैं कल्चरल काफी जुड़ा रहा अच्छा। अपनी संस्कृति से, तो ये भी एक कारण रहा। अच्छा। क्योंकि लोग क्योंकि वहां पर काफी बच्चे हैं, वो समझते हैं यार कि ये मॉडल है। अच्छा। मतलब अगर मैं कुछ ऐसी गलती करूंगा तो फिर वो क्या एक गलत उदाहरण बनेगा। बहुत सारे लोगों ने चाइना में शादी करी, काफी लोगों ने शादी। जैसे इंडिया में तो बड़ी सारी चीज, दिल्ली में तलाक बहुत होता है। हाँ। चाइना में कॉमन है या? इस मामले में इंडिया में तलाक बहुत कम है, चाइना में बहुत ज्यादा है। अच्छा, बहुत ज्यादा। चाइना में जो यंग जनरेशन, क्योंकि जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, वो काफी सक्षम है। अच्छा। एक तो वहाँ माइंडसेट ऐसा हो गया 2-3 जनरेशन के साथ में कि एक ही बच्चा पैदा करना है। अब हालांकि गवर्नमेंट ने कहा आप 2 पैदा करो, 3 पैदा करो, पैसे देंगे, लेकिन अब ऐसा माइंडसेट हो गया कि शादी भी नहीं करना चाहते। अच्छा, ये मेरा भी शुरू हो गया बड़ी सिटीज में, मेट्रो सिटीज में तो इंडिया में कल्चर आ गया। तो शादियां जो इंडियन कर रहे हैं या इंडिया उनका सक्सेस चल रही है, वो भी बहुत जल्दी नहीं, सक्सेस चल रही है। सक्सेस चल रही है। दो कल्चर अलग अलग मतलब वो कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही कल्चर की शादी करने से ना, वो सास के देवर ने का वो सिस्टम नहीं रहता ना, इतना सिस्टम नहीं वहां, बल्कि थोड़ा सा उल्टा है। वहां पर क्या करते हैं कि जैसे शादी होती है, हम लोग यहाँ पर वो लोग सास ससुर की, जो जवाई होगा ना, वो सास ससुर की बहुत केयर करता है। अच्छा, अपने माँ बाप से ज्यादा। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी की लड़कियां तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, दूसरा क्या है, लेकिन वहाँ एक और, जैसे लड़का है, उसको शादी करनी है, तो लड़की के माँ बाप को उसको दहेज देना पड़ेगा। अच्छा, छैली बोलते हैं लड़कों के, छैली। कम से कम जो है 10, 11, 12, 15 लाख जितना मांगेंगे वो, अच्छा, वो देना पड़ता है। अच्छा। और फिर लड़कियों की डिमांड रहती है, अच्छा, घर है कि नहीं है, गाड़ी है कि नहीं है। अच्छा अच्छा, तो लड़के प्रेशर में, वहाँ लड़के प्रेशर में है। वहाँ यहाँ पर हमारे यहाँ लड़कियों के माँ बाप प्रेशर में रहते हैं। ये स्थिति इंडिया में आने वाली बहुत जल्दी। अब अगले नेक्स्ट 10 इयर्स में इंडिया में लड़के वाले ही दहेज दे रहे होंगे। सही कह रहे हैं, मेरे को ये स्थिति इंडिया में भी आने वाली। अभी आप कह रहे थे कि कुछ शादियां वहाँ पाकिस्तान से भी होती हैं। हाँ, क्योंकि अभी क्या कि लड़कियां कम हैं और लड़कों के ऊपर काफी प्रेशर रहता है कि यार इतना सारा दहेज कहाँ से लाऊंगा, घर चाहिए, गाड़ी। तो वो लोग अभी पाकिस्तान की तरफ, मैंने देखा काफी हैं जो चाइनीज, जो पाकिस्तान में जाके शादी कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर में इससे इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस नहीं होंगे? लड़की पाकिस्तानी होगी तो इंडिया के अगेंस्ट भड़काएंगे उनको? ना है इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता उनका, पर काफी हैं जो यंग बच्चे हैं जो वहां से शादी कर रहे हैं। जैसे हमारे फैमिली वैल्यूज हैं, वहाँ की फैमिली वैल्यूज में क्या सेम? इस मामले में, हाँ, इस मामले में वो लोग, जैसे उनके जो भी त्योहार होते हैं, सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में। और एजुकेशन के मामले में बड़ा प्रेशर रहता है उनका भी। हमने काफी चीजें कवर की। एक चीज, 2-3 चीजें छोटी मोटी और हम आपसे बात कर लेते हैं।
आपका चाइनीज इंटरप्रेन्योर का माइंडसेट और इंडियन लोगों का माइंडसेट में क्या डिफरेंस है? देखिए भाई साहब, चाइना में जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, और मैंने अपने दोस्तों को बुलाया चाइना में, वो क्या करेंगे कि जो मैंने दो बड़े डिफरेंसेस देखे, मैंने रेस्टोरेंट खोला, मैंने उनको इनवाइट करा अपने रेस्टोरेंट में। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ आए, मैंने ओपनिंग करी, सब लोग आएंगे, ठीक है, बुफे खा लिया, ये खा लिया, चले गए, रह गए, लगता है यार कि मेरे दोस्त का है, मेरे भाई का है, तो हमारे लगता है यार यहाँ तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाइना में उल्टा है। अच्छा, चाइना में उनको लगता है मेरे दोस्त ने कुछ बिजनेस शुरू करा, तो क्या करेंगे कि 50,000 रुपए डाल दिया कार्ड में, वीआईपी कार्ड ले लिया, अच्छा, डिस्काउंट के लिए मना कर देंगे, अलग से पे कर देंगे, उसके बाद बताएंगे। तो ये बड़ा जो सपोर्टिंग सिस्टम है, ये बहुत ही बढ़िया। आ जाएंगे, मतलब जो फ्लावर वगैरह लेके अपना कार्ड बनाएंगे। तो मेरे को तो खुद शर्म लगती थी कई बार, मैं कहा यार मैं साल में 6-6, 7-7 रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ और दोस्तों को बुला रहा हूँ, मैं तो अब उनको बुलाना बंद कर दिया था। अच्छा, क्यों पैसे देके चले जाते हैं? हाँ, उनका ये रहता है कि यार कार्ड में डाल देते हैं, कार्ड ले लिया, मतलब 5,000 हाँ, जैसे हमारे यहाँ अभी भी जो न्योता वाला सिस्टम है शादियों में, बिल्कुल 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 हम शादियों में बुलाते हैं, हर एक अपने अपने से कुछ ना कुछ हेल्प कर जाता है, तो जब उसकी होगी तो तब उसको हेल्प को वापस कर देगा। बिल्कुल, जो हमारे उत्तराखंड में तो स्पेशली आज भी हमारे पुराने 20 यानी पिछले 3 पीढ़ियों के तो शादियों के मिल जाएंगे कि किसने कितना लिखवा रखा, उससे थोड़ा ज्यादा। तो ये कल्चर है वहाँ पे, ये कल्चर है। और देख वो माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट कि वो बिजनेस किस तरह से करना चाहते हैं, वो जो है बड़ा साफ सुथरा है, और क्योंकि मार्जिन उतना रहा नहीं हर एक बिजनेस में, और मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, वो नहीं कि घुमा फिरा के उनका जो चीटिंग्स वगैरह या देखो थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत तो सभी जगह होता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है। कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज लोग हैं, पर ज्यादातर लोग जो जिनके साथ मैंने बिजनेस के साथ करा, अगर आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दे विल गो बियॉन्ड टू हेल्प यू। अच्छा जी। कई चाइनीज ऐसे हैं कि जब कोविड के बाद में एक दिन मेरे दोस्त का फोन आ रहा है, कह रहे यार मैं देख रहा हूँ तो अभी बिजनेस सही नहीं है, तो भाई अपना अकाउंट नंबर भेज दे, मैं तेरे को हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, और एक ने करी भी, अच्छा, मतलब वहां का 2 लाख आरएमबी, एक वकील है, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, अभी आजकल तो ऑस्ट्रेलिया में है। तो उस टाइम ऐसा आ गया, मैंने उसको मजाक में बोला, मैं कहा यार नया रेस्टोरेंट कर रहा हूँ, अभी तो बहुत दिक्कत आ रही है, तो क्या हो सकता है, 2-1 लाख रुपए तक चाहिए, भाई फटक से ट्रांसफर कर दिया उसने। अच्छा जी। हाँ, तो मतलब अगर आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत ज्यादा। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम कैसा है चाइना में? सब पेटीएम की तरह, अली पे, मतलब कोई भी पर्स वर्स तो 10 साल तक तो मैं तो पता भी नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ थोड़ा बहुत बैंकिंग में फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं बीच में, साइबर क्राइम, वहाँ पे साइबर क्राइम है? भाई साहब मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ, और लोगों की शिकायतें आती हैं? 21 साल हो गया नहीं हुआ, लेकिन है थोड़ा बहुत। चाइना में रह के तो कोई कर नहीं सकता है। अच्छा, या तो वो ताइवान में बैठा होगा या फिर थाईलैंड में बैठा होगा, कहीं दूसरी कंट्री से। अच्छा, है थोड़ा बहुत, लेकिन इस लेवल पे नहीं है जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारी कंप्लेंट आती है, ऐसा नहीं है। अगर हम इंफ्रा में इंडिया को और चाइना को कंपेयर करें तो हम भाई साहब हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब 30 साल पीछे हम लोग। हम 30 साल पीछे, और 30 साल कवर करने के लिए हमें क्या स्पीड करनी पड़ेगी? भाई वो तो पता नहीं उस टाइम किस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनका जो इंफ्रा सिस्टम है ना, कि कहीं भी गांव तक, जैसे बिजली, आप सोचो कि 21 साल हो गए मेरे को चाइना में, आज तक 21 साल में 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई, 1 मिनट के लिए। आप सोच सकते हैं 21 साल का मेरा अनुभव है, मैं बता रहा हूँ आपको, कभी बिजली नहीं गई। अब यहाँ देखता हूँ मैं हमारे यहाँ होटल में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह के अगर हम छोटी मोटी डिस्कशन इस पे देखें, चार्जेस हाई है या ठीक? नहीं सेम, हाई नहीं है। अच्छा, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड और इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ कॉस्टली है या यहाँ पे कॉस्टली पड़ेगा? वहाँ थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन वहाँ कमाई भी तो उस हिसाब से है ना। हाँ, कमाई यहाँ से 13-14 गुना भी देखो, 14 पॉइंट कुछ है। अच्छा, यहाँ का 100 रुपए, वहाँ का 100 रुपए, यहाँ का 1500 रुपए है। बिल्कुल इतना फर्क भी है। बहुत सारे टॉपिक बचे हैं जिन पे हम डिस्कस कर सकते हैं, करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हम सारी। आपको हमारे साथ आप बी मित्र, आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत ही बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमने तो एक इवेंट भी करा अपने हमारे होटल में, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो है गिविंग की, क्योंकि एक स्टेज पे जो मेरा अनुभव है, जो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको देना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, वो घूम फिर के आपके पास में डबल होके आएगा कहीं से, लेकिन जो माइंडसेट अगर आपका देने वाला हो गया, मैं अपने बच्चों को भी सिखाता हूँ, क्योंकि हमेशा मैंने बताया हम लोग उनका जन्मदिन ऐसी जगह मनाते हैं जहाँ पर सक्षम लोग नहीं है, अनाथ हैं, तो वो जो माइंडसेट हमने डाल दिया नई जनरेशन में, और वो जो भी मित्र का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुझे सबसे क्लिक करा कि भाई सबसे पहले आप बताओ आप सामने वाले के लिए क्या कर सकते हो। बिल्कुल, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही ग्रोइंग है,
और हम लोग बिल्कुल डेफिनेटली साथ मिलके करेंगे। और चाइना में क्योंकि हमारा 20 साल से बेस है, हाँ जी, तो वहां पर हम लोग बहुत सारी कट कॉस्ट करने वाले हैं। अच्छा, लाइक बिल्कुल यहाँ से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए हम आपके साथ बात कर रहे हैं। सब नीरज जी साथ कुछ डिस्कशन भी करेंगे हाँ आपके जी, बारे हाँ में। जी, हाँ जी। तो रतुड़ी जी, देवरतुड़ी जी, थैंक यू, आप हमारे साथ आए, बड़ा लंबा डिस्कशन किया। हाँ, कुछ बचा हुआ अगली बार उस चीज को कवर करेंगे। आज हमारे साथ देवरतुड़ी जी ने पॉडकास्ट किया और हमने इंडिया, चाइना, उत्तराखंड, कल्चर, बहुत सारी डिस्कशन की। आप लोग हमारे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके बिजनेस को, आपको, आपके कल चीज़ों को समझ के लोगों तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं जिंदगी में और आपने जो किया है उससे लोग क्या सीख सकते हैं और बाकियों से आप क्या सीख रहे हैं और किस तरह से आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू।